हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो हमारा 7 सेमेस्टर चल रहा था और यहाँ पे ना हमने उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे थे। अभी जो हमारा पहला सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, उसकी हम 5 यूनिट्स को कवर कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस अभी नहीं देखी आपने तो 2 वीडियोस में सारी 5 यूनिट कवर है, आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आज जो हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड है उसकी भी यहाँ पे 5 यूनिट्स हैं, जिसमें से उसको हमने 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं। उसकी शुरू की फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट को आज हम कवर कर लेंगे एंड बाकी की जो रिमेनिंग 3 यूनिट्स हैं उनको हमने नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। एंड बाकी जो रिमेनिंग 2 और सब्जेक्ट आपके रह जाएंगे ना, एनडीडीएस और फार्मेसी प्रैक्टिस, तो उसके भी जल्दी ही यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। उनका लिंक भी ना बाद में डिस्क्रिप्शन में ही अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम जो अभी कवर कर रहे हैं वो है यूनिट फर्स्ट, यानी कि पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर। तो यहाँ पे देखिए सिंपल पहले वही लिखा है कि जो सारे क्वेश्चन है वो इस तरीके से लिखे हैं ताकि जो लेंथी सिलेबस है वो कम टाइम में कवर हो जाए। यहाँ पे शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चन है। टोटल यहाँ पे क्वेश्चन हमारे 30 होने वाले हैं। तो पहले तो देखिए शुरू में सारी जो यूनिट्स हैं उनके यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने यूनिट वाइज यहाँ पे लिख लिए हैं। आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। अब फिलहाल जो हम यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड के जो सारे क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो उससे पहले देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप में इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए है, जो नोट्स लिखे हुए हैं, तो आप फार्मेसी वाला को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली प्ले स्टोर पे जाइए या फिर आपको ना लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में कि कैसे आपने नोट्स को डाउनलोड करना है। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है ना वो है पायलट प्लांट एंड स्केल अप टेक्निक। लेकिन क्वेश्चंस को समझने से पहले ना थोड़ा देखिए हम चीज़ों को बेसिक तरीके से समझते हैं कि आखिर ये जो हमारा सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ये सेकंड बार आया है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट आपने जो है ना 5th सेम में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए 5th सेम में और इस सेमेस्टर की जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी है उसमें क्या डिफरेंस है। तो मेरे पास यहाँ पे 5th सेमेस्टर का सिलेबस है, जिसमें सिंपल से आपने ना कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि जो हमारी जो डोसेज फॉर्म होती हैं वो इंडस्ट्री में किस तरीके से बनाई जाती हैं। जैसे कि हमारी सबसे पहले आपने प्री फॉर्मुलेशन स्टडी पढ़ी थी, देन उसके बाद टैबलेट कैसे बनाई जाती हैं, पूरा उनका क्लासिफिकेशन, उनके ग्रेनुलेशन, उनके फॉर्मेशन के मेथड यहाँ पे पढ़े थे। फिर कुछ हमारे लिक्विड ओरल्स थे, यानी कि सस्पेंशन, एलिक्सिर, सिरप वगैरह। फिर कुछ हमारे कैप्सूल्स थे, दोनों टाइप के, हार्ड जेलेटिन, सॉफ्ट जेलेटिन। यहाँ पे हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट थे, यानी कि इंजेक्शन वगैरह, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन थे, कॉस्मेटिक वगैरह थे। एंड लास्ट में एरोसोल एंड पैकेजिंग मटेरियल कौन सा यूज़ होता है, ये उनकी ना कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली थी इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट में। अब यहाँ पे इसका ना थोड़ा लेवल अप होता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो सेकंड आती है। तो यहाँ पे जो पर्पस है ना, जो आपने नॉलेज गेन की थी ना 5th सेम में, अब उसको यूटिलाइज करके ना यहाँ पे कॉमर्शलाइजेशन करना है। मतलब कि अब आप ऐसे समझो, आपको समझ आएगी कि आखिर टैबलेट कैसे बनानी है, कैप्सूल कैसे बनाने हैं, या जो भी पेरेंटल प्रोडक्ट है वो कैसे बनाने हैं। अब यहाँ पे जो हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड की जो सिलेबस को पढ़ रहे हैं ना, इसमें ये बताया गया है कि आप उस नॉलेज से कैसे आप कॉमर्शलाइजेशन कर सकते हैं, कैसे इंडस्ट्री में जाकर के रुपये कमा सकते हैं, कैसे आगे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप स्कोप भी देखोगे ना, कि दिस कोर्स इज डिजाइन टू इम्पार्ट फंडामेंटल नॉलेज ऑन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम लेबोरेटरी टू मार्केट। कि ये जो पूरा सिलेबस है ना, ये इसमें बताया गया है कि जो पूरा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो कैसे डेवलप होता है, उसके डेवलपमेंट की प्रोसेस। एंड यहाँ पे लिखा है कि ट्रांसलेशन फ्रॉम लेबोरेटरी टू मार्केट, यानी कि लैब से लेकर के आप मार्केट तक कैसे अपने प्रोडक्ट को पूरा लाओगे, कैसे आपको अप्रूवल मिलेगा, क्या आपने रूल फॉलो करने हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स को अपनाना है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे आपने डिस्कस करनी है। क्लियर हुआ कि आखिर आपने क्या पढ़ना है इस सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए हमारे चैप्टर्स दे रखे हैं, जो कि बारी बारी से अभी फिलहाल हम यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड के चैप्टर को देखेंगे। वो है पहले देखिए पायलट प्लांट एंड स्केल अप टेक्निक, जो कि मतलब कि इंडस्ट्री में प्रोडक्शन के दौरान यूज़ की जाती हैं। एंड देन आपकी हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यहीं से बनता है कि आखिर क्या होता है पायलट प्लांट एंड स्केल अप टेक्निक। तो सिंपल से वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन बनता है ना वो यही बनता है कि डिफाइन पायलट प्लांट एंड स्केल अप टेक्निक। तो अगर आपने ये समझ लिया ना पूरी यूनिट में क्या पढ़ाया गया है, वो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए वर्ड को हम ब्रेक करते हैं, पायलट प्लस प्लांट। तो देखिए जब भी हम पायलट वर्ड को सुनते हैं ना, सबसे पहले यही ट्रिगर होता है कि जो बंदा जहाज को उड़ाता है ना उसी को पायलट बोलते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे पायलट का मतलब वो नहीं है। तो पायलट का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपने पढ़े होंगे कुछ पर्यायवाची शब्द होते हैं, सिनोनिम होते हैं। तो पायलट का मतलब होता है स्मॉल, यानी कि छोटा सा। जैसे कि मतलब आप पायलट लिख लो या फिर उसकी जगह पे एक दूसरा सिनोनिम इसका यूज़ कर लो, यानी कि स्मॉल, यानी कि छोटे लेवल पे। एंड प्लांट का मतलब है यानी कि कोई भी एक ऐसी जगह जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट की। जैसे कि हमारा दूध का प्लांट होता है, जैसे घी वगैरह बनता है, छाछ वगैरह बनती है। ऐसे ही हमारा कुछ चीनी का भी प्लांट होता है ना, वहाँ पे गुड़ वगैरह या चीनी वगैरह बनती है। तो ये ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो हमारा प्लांट कहा जाता है। अभी पायलट प्लांट का मतलब क्या है कि एक छोटा सा प्लांट, यानी कि फार्मेसी यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई भी एक छोटा सा प्लांट जहाँ पे ना स्मॉल लेवल पे कुछ प्रोडक्ट यानी कि मेडिसिन्स बनाई जाती हैं और उनका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब कैसे, यानी कि यहाँ पे अपना पहले इन्हें कंडीशन समझो कि यहाँ पे हम इसका कहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे कि हम घरेलू एग्जांपल से लेके चलते हैं कि सपोज़ करो कि आपने ना एक आपके पास प्लान है कि आपने एक इंडस्ट्री खोलनी है जहाँ पे आपके नेम की, जैसे कि सपोज़ करो जैसे कि आजकल जो चलती है अमूल की छाछ चलती है, दूध चलता है, दही चलती है। सपोज़ करो कि अमूल के जैसा ही आपने भी स्टार्टअप करना है कि भाई हमारी कंपनी की बड़े बड़े लार्ज लेवल पे सारे जो भी मतलब कि प्रोडक्ट है वो बेचने लगे। तो एक साथ ही जब आप मार्केट में आना चाहोगे तो पहले तो देखिए आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अलग औरों से डिफरेंट होनी चाहिए। अगर आप सेम बनाओगे मतलब कि वहाँ पे कॉपीराइट के इशू आ जाता है। तो आपका जो प्रोडक्ट है, सपोज करो कि हम छाछ को ही लेते हैं, छाछ भी कई तरीके से बन सकती है। बनने का तरीका मतलब कि उसका टेस्ट अलग अलग हो सकता है। बहुत सी नॉर्मल छाछ होती है, मसाला छाछ होती है, तो एक अपना अलग टेस्ट आपने डेवलप करना होगा। तो हम देखिए घर से स्टार्ट करते हैं कि सपोज़ करो कि आपने ना छाछ के लिए एक इंडस्ट्री यहाँ पे स्टार्ट करनी है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने डायरेक्ट बड़ा अरेंजमेंट कर देना होगा, बड़े बड़े इक्विपमेंट ला के खड़े कर देने हैं, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, सारी मटेरियल वगैरह नहीं। पहले सबसे पहले ना आपने स्मॉल लेवल पे क्या करना है कि जो भी आपका एक प्रोडक्ट है, मतलब जो आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, छाछ आप बेचना चाह रहे हैं ना मार्केट में, तो उसका एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाना होगा जो कि आपने एक लैब में, या कहें तो हम घर का एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि घर पर ही आपने वो बना करके देखना होगा और 2-4 जनों से टेस्ट करवाना होगा कि भाई वो कैसा टेस्ट आ रहा है, सही लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। मतलब समझो कि हमने यहाँ से सपोज़ करो कि 2 किलो दूध लिया, दूध को हमने जमाया, जमाने के बाद दही बनी, दही को हमने चलाया, चलाने के बाद में जो छाछ बनी है, छाछ में आप कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हैं, उसका टेस्ट बढ़ा सकते हैं। तो ये जो स्मॉल लेवल पे जो आपने काम किया है ना, मतलब कि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाया है कि आपकी एक छाछ बन गई है जो कि मार्केट में ऐसी छाछ किसी की नहीं है, तो वो एक आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्ट या तो प्रोटोटाइप प्रोडक्ट कहा जाता है। और यही जो स्मॉल लेवल पे आपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि बड़ा करने से पहले पहले आपने छोटा एक्सपेरिमेंट किया है, तो ये इसी को हम बोलते हैं पायलट प्लांट, है ना। इससे क्या होता है कि अगर आपका नुकसान होता है ना छोटे लेवल पे, तो आप उसको झेल सकते हैं। अगर आपको 2 किलो दूध खराब भी हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं, एक साथ इतना स्टार्टअप कर रहे हैं, आप वहाँ पे 1 कुंटल 2 कुंटल सारा दूध अगर आप ख़राब करोगे तो मतलब कि बहुत नुकसान होगा। क्लियर समझ आया कि पायलट प्लांट ना हमारा एक ऐसा एक बोल सकते हैं प्लेस होता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर, ऐसा प्लांट होता है जहाँ पे हमने स्मॉल लेवल पे मेडिसिन को पहले बनाते हैं। जो मेडिसिन न्यू प्रोडक्ट की, या बोल सकते हैं जो अभी मतलब कि मार्केट में नहीं है, या फिर आप कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं, तो उनको हमने एक लैब के अंदर पहले बनाते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं, सबसे अप्रूवल मांगते हैं, यानी कि एक मतलब कि अथॉरिटीज़ होती हैं, अगर वो उसको अप्रूव कर देती हैं यानी कि उसको हमने लार्ज लेवल पे या तो उसके स्केल अप हम कर सकते हैं, उसको हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सिंपल अपने देखिए वर्ड से ही समझना है, पायलट प्लस प्लांट। पायलट का मतलब है यानी कि स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट, एंड प्लांट का मतलब है कि यानी कि एनी प्लेस जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है किसी भी प्रोडक्ट की। तो सिंपल से यहाँ पे लिखा है कि पायलट प्लांट इज ए स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट प्लेस विच इज़ यूज टू टेस्ट न्यू प्रोसेस या प्रोडक्ट बिफोर कॉमर्शलाइजेशन। मतलब कि पायलट प्लांट एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई भी न्यू प्रोसेस है आपकी, या कोई न्यू प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, उसको उसके कॉमर्शलाइजेशन करने से पहले उसकी ना टेस्टिंग की जाती है, उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। यहाँ पे एक हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है जो कि लैब फार्मूला से मतलब कि तैयार किया जाता है, जो कि फर्दर उसको हमने लार्ज लेवल पे बना सकें या प्रोड्यूस कर सकें। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो आपकी यूनिट है ना, आप यही पढ़ोगे कि कैसे आपने पायलट प्लांट पहले स्टडी करनी है, पायलट प्लांट का यूज़ करना है, फिर कैसे आपने स्केल अप करना है। देखिए स्केल अप यानी कि किसी चीज़ को बढ़ा देना। पहले हम पायलट प्लांट आपको समझ में आ गया। अब सेकंड टर्म हमारी यही है कि स्केल अप का मतलब क्या है।
देखिए स्केल अप टेक्निक लिखा है कि स्केल अप यानी कि टू इंक्रीज समथिंग इन साइज या अमाउंट, किसी भी चीज़ को साइज में या अमाउंट में बढ़ा देना, वही आपका स्केल अप कहा जाता है। अब सपोज करो कि जैसे अभी हमने छाछ का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे आपका 2 किलो दूध था और वहाँ पे हमारी छाछ यहाँ पे बनाई थी आपने। अगर वो ओके है, मतलब कि सभी बोल रहे हैं कि हाँ जी टेस्ट बहुत अच्छा है, यूनिक टेस्ट है, तो अब आपने इसी जो प्रोडक्ट आपका बना है, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, इसी का यूज़ करके काफ़ी मतलब कि हाई अमाउंट में या तो लार्ज स्केल पर आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो वही कहा जाता है स्केल अप कर देना, बढ़ा देना, है ना, बैच साइज को बढ़ा देना। तो सिंपल है कि स्केल अप टेक्निक इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन साइज ऑफ ड्रग बाय यूजिंग पायलट प्लांट लैब फार्मूला, कि आपने लैब का फार्मूला जो अभी आपने छोटी सी जो छाछ बनाई थी 2 किलो, अब उसी का यूज़ करके बड़े लेवल पे बना देना, वही कहा जाता है स्केल अप टेक्निक। क्लियर हो गया। तो ये जो है ना अभी आपने समझा कि क्या होता है पायलट प्लांट और स्केल अप टेक्निक। तो इसमें देखिए क्या स्टेप इन्वॉल्व होती हैं, वो सिंपल से देखिए यहाँ पे लिखिए। सबसे पहले ना देखिए जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, सबसे पहले ना आपके पास होनी चाहिए उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज, जिसको हम बोलते हैं MFR यानी कि मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड। यहाँ पे ना आपका सारी नॉलेज होती है कि उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, क्या प्रोसेस होगी, सारा कुछ उसमें लिखा होता है। फिर वो जो है ना आपने डायरेक्टली बड़े लेवल पे यूज़ नहीं करना है, उसको पहले ना छोटे यानी कि पायलट प्लांट लेवल पर ही एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा, प्रैक्टिकल करके देखना होगा। अगर वहाँ से ओके होता है, मतलब कि उसके आप स्केल अप टेक्निक कर सकते हैं, उनका यूज़ करके उसका प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, लार्ज लेवल पे आप उसको मार्केट में ला सकते हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आप जो कॉमर्शलाइजेशन के पर्पस से जो चीज़ों को समझ रहे हैं कि कैसे पायलट प्लांट का यूज़ करें, कैसे स्केल अप टेक्निक का यूज़ करके उसको हम लार्ज प्रोडक्शन उसका कर सकते हैं, तो वही चीज़ें आपने इस इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड में समझनी है। और इसके बाद कि हमारा जो है ना सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन ही है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह राइट द पर्पस ऑफ पायलट प्लांट स्केल अप स्टडीज़ इन द फार्मेसी। मतलब कि आपको यहाँ पे और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर क्यों हम पायलट प्लांट स्केल अप स्टडीज़ यहाँ पे कर रहे हैं फार्मेसी के अंदर, जो कि 2 मार्क्स में यहाँ पे पूछा जाता है। तो देखिए सिंपल यहाँ पे लिखा है कि पर्पस ऑफ पायलट प्लांट स्केल अप स्टडी। तो देखिए पहला पॉइंट है टू फाइंड मिस्टेक इन स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। देखिए जैसे कि अभी आपने 2 किलो दूध का यूज़ करके ना छाछ बना रहे थे, अगर वो ख़राब भी हो जाए ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वहीं पर अगर आपका 2 क्विंटल दूध होता तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता। तो आपने छोटे लेवल पर ही ना वहाँ पे जो भी मिस्टेक आपकी हो रही है, जो भी आपको नुकसान होने वाला है, वो आप यहाँ पे रोक सकते हैं, है ना, पकड़ सकते हैं। दूसरा है कि टू गेन मोर प्रॉफिट फ्रॉम लार्ज स्केल कॉमर्शलाइजेशन। जब आप पहली बार पायलट प्लांट से अपना एक अच्छा प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो आपने आगे चल के ना कॉमर्शलाइजेशन उसका अच्छे तरीके से कर पाएंगे लार्ज स्केल पे। तो ये इसका सेकंड प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पे। तीसरा कि ट्रेन स्टाफ फॉर ए फुल स्केल प्लांट। देखिए अक्सर होता क्या है कि जैसे कि अगर आप छोटे लेवल पे ही पहले चीज़ों को समझ लेते हैं ना कि ये चीज़ें हमारे ऐसी बनेगी, इसका प्रोसीजर ये होगा, तो आपका जो पूरा स्टाफ है, जो कि ट्रेनिंग उसकी एक तरीके से चल रही होती है उस प्रोडक्शन को प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो भी पहले अच्छे से ट्रेन हो जाता है, जो भी आपका पर्सनल है, जो भी आपका स्टाफ है। तो ये भी इसका एक फ़ायदा ही होता है। चौथा है कि टू रिव्यू प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट आपने यूज़ करने हैं और कैसे वो काम करेंगे, वो भी आप पहले ही पायलट प्लांट में समझ लेंगे। नेक्स्ट है कि टू प्रोड्यूस स्टेबल एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट, या बोले तो डोसेज फॉर्म। आप इसके बाद ना जो आपका जो भी डोसेज फॉर्म बनेगी वो एकदम इफेक्टिव रहेगी और स्टेबल रहेगी, क्योंकि आप पहले टेस्टिंग करके काम कर रहे हैं, ना कि डायरेक्टली उसको मार्केट में ला रहे हैं। नेक्स्ट है कि टू प्रिपेयर प्रोडक्शन एंड प्रोसेस कंट्रोल गाइडलाइन, कि जैसे कि आप स्मॉल लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो आपको ना वहाँ पे ना चीज़ें समझ आने लगेंगी कि भाई यहाँ पे ना हमको चीज़ों को कंट्रोल करना है या फिर यहाँ पे कंट्रोल नहीं करना। मतलब कि आपको ना गाइडलाइंस भी मिलती रहेगी, जिनको आप फर्दर ना लार्ज स्केल लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में आपको मिलेगा कि टू प्रिपेयर प्रोटोटाइप, या तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट फॉर ए लार्ज स्केल प्रोडक्शन। एंड मेन इंपॉर्टेंट होता है कि जो पायलट प्लांट जो होता है ना, उससे आपको ना एक प्रोटोटाइप, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है, और इसी की हु या तो कॉपी टू कॉपी सारी चीज़ें आपने आगे चल के बनानी होती हैं। तो ये जो ना 2 मार्क्स में इस तरीके से आपने कवर करना है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है राइट द GMP कंसिडरेशन इन द पायलट प्लांट स्टडी। कि जब भी हम पायलट प्लांट स्टडी करते हैं स्मॉल लेवल पे, तो आपने GMP की कौन कौन सी गाइडलाइन को ध्यान रखना है। अभी GMP क्या है कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है GMP मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जो कि आपको एक स्टैंडर्ड या गाइडलाइन प्रोवाइड करती है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। मतलब कि फार्मेसी में जो GMP जो होती है ना, एक रूल प्रोवाइड करते हैं कि आपने किसी प्रोडक्ट को कैसे बनाना है। तो ये वही है कंसिडरेशन, मतलब कि ध्यान में रखना। तो आपने GMP की कौन कौन सी बातों को, कौन कौन सी गाइडलाइन को ध्यान में रखना है अगर आप पायलट प्लांट की स्टडी कर रहे हैं, तो वो बातें आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि इक्विपमेंट
क्वालिफिकेशन, कि आपने ध्यान रखना हो कि जो भी आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं क्या वो प्रॉपर वही इक्विपमेंट है, मतलब जो आपको चाहिए, क्या वो एडिक्वेट अमाउंट में है, जितना आपको चाहिए उतने ही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो सारी जीएमपी की गाइडलाइन होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सेकंड है कि प्रोसेस वैलिडेशन, जो भी आप प्रोसेस जिसका यूज़ करके आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको आपने वैलिडेट करना है। एंड एडुकेट अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, जो भी स्टाफ वहाँ पे काम करने वाले हैं पायलट प्लांट में उनका पूरा अरेंजमेंट होना चाहिए, जो भी एकदम ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट की वेल डिफाइंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सिस्टम, की जिस भी आप पायलट प्लांट में काम कर रहे हैं ना वहाँ से अगर आप टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेते हैं तो आपके पास ना टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने का एक सिस्टम भी होना चाहिए। जैसे कि इसको ना सारा कुछ आपने यूनिट सेकंड में पढ़ोगे डिटेल में कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर। शॉर्ट में आपको बताऊं कि जो भी आप यहाँ पे एक प्रोटोटाइप स्टैंडर्ड यहाँ पे कोई बनाओगे ना प्रोडक्ट, तो आप इजीली उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या फिर किसी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भेज सकें, तो उसको ट्रांसफ़र करने का सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट है कि टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन में जो भी आप रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उनकी अपनी टेस्टिंग अच्छे से कर लेनी है पहले ही। नेक्स्ट है कि आपके पास ना रिटिन एसओपी होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपके पास होनी चाहिए जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि कैसे आपने प्रोडक्ट को डेवलप करना है। लास्ट में कि आपने ना पूरा जो बैच है ना उसका ने रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है, जिसको हम ना बीएमआर कहते हैं। तो ये कुछ ना जीएमपी की गाइडलाइन बोल सकते हैं या कंसिडरेशन बोल सकते हैं जो कि आपने ध्यान रखनी है पायलट प्लांट की स्टडी के दौरान। और इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनल रिक्वायरमेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट एंड रॉ मटेरियल इन पायलट प्लांट। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस में हम बात करें तो यहाँ पे देखो कि लिखा है कि जनरल कंसिडरेशन इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनल रिक्वायरमेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट एंड रॉ मटेरियल। इस क्वेश्चन का मतलब समझो कि जब भी आप पायलट प्लांट स्टडी यहाँ पे करते हैं, देखिए पायलट प्लांट मतलब कि एक छोटा सा प्लांट, एक छोटी सी लैब, तो उसमें आपको कौन कौन से स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी वो आपने यहाँ पे बतानी है, कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी और किस किस के लिए रिक्वायरमेंट होगी वो आपने बतानी है, कैसे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी वो आपने बतानी है। तो ये जो ना 7 मार्क्स में क्वेश्चन है इसको हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनल रिक्वायरमेंट। देखिए पर्सनल का मतलब होता है यहाँ पे स्टाफ या वर्कर जो भी पायलट प्लांट में काम करेगा। तो यहाँ पे जो पायलट प्लांट है ना आप इसको बोल सकते हैं ना कि आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन है, जहाँ पे आपने कुछ चीज़ों को रिसर्च कर रहे हैं, डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिखा है कि इन पायलट प्लांट साइंटिस्ट वर्क विच हैव एक्सपीरियंस इन पायलट प्लांट R&D एंड एक्चुअल प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। कि जो ये पायलट प्लांट जो होता है ना उसमें ना साइंटिस्ट काम करते हैं जिनको ना एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस में एक्सपीरियंस होना चाहिए? पायलट प्लांट में उन्होंने पहले कभी काम किया हो उसका एक्सपीरियंस हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन में भी काम किया हो, एक्चुअल प्रोडक्शन कैसे होता है या बोल तो जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहाँ का भी एक्सपीरियंस हो, साथ के साथ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का भी एक्सपीरियंस हो। मतलब एक अनुभवी बंदा यहाँ पे चाहिए होता है जो कि पायलट प्लांट में उसका हेड होता है या बोल तो उसको वो ऑर्गेनाइज करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जो भी स्टाफ यहाँ पे काम करता है पायलट प्लांट में वो बारी बारी से आपने यहाँ पे लिख देनी है। सबसे पहले कि स्टाफ शुड हैव थ्योरेटिकल नॉलेज एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज। देखिए अगर फार्मेसी की बात करें तो अगर आप इस फील्ड में जा रहे हैं, फार्मेसी के फील्ड में ये काम कर रहे हैं तो मेडिसिन वगैरह बना रहे हैं, तो आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी। नेक्स्ट है कि स्टाफ शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल एज वेल एज गुड राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल। आपके पास अच्छी सी स्किल होनी चाहिए बात करने की, कम्युनिकेट करने की और लिखने की और सुनने की। नेक्स्ट है कि स्टाफ शुड हैव मिनिमम नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर। जो भी पायलट प्लांट में काम कर रहे हैं ना उनको ना इन चीज़ों की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो मशीनरी वगैरह वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इक्विपमेंट, तो उससे रिलेटेड अपने नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि इंजीनियरिंग की नॉलेज, इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज एंड कंप्यूटर, क्योंकि डेटा वगैरह भी वहाँ पे आपने रिकॉर्ड करना होता है। तो ये उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है। एंड नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि स्टाफ शुड हैव गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द अदर स्टाफ हु वर्क इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जो भी पायलट प्लांट में काम कर रहा है बंदा वो अच्छे से जो भी अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सके, तो अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि स्टाफ शुड हैव एन एक्सपर्ट दैट व्हेन समथिंग गोइज रॉन्ग इट कैन बी करेक्टेड इमीडिएटली। स्टाफ के अंदर ना एक एक्सपर्ट भी होना चाहिए, जब भी कुछ भी दिक्कतें होती हों तो वो उनको जल्दी से करेक्ट कर सके, तो एक एक्सपर्ट भी उनके बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट है कि स्टाफ शुड बी कैपेबल टू डिटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉ मटेरियल। जो भी आप प्रोडक्शन के लिए जो भी रॉ मटेरियल ला रहे हैं तो स्टाफ को चाहिए कि उनके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो ये पहचान सकें कि इनकी क्वालिटी कैसी है, वो ठीक है या फिर नहीं है, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके काबिल है फिर या फिर नहीं है। लास्ट में कि स्टाफ शुड हैव अवेयरनेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जीएमपी प्रैक्टिस। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जिसके जो रूल वगैरह होते हैं, गाइडलाइंस वगैरह होती हैं, तो वो स्टाफ को पता होनी चाहिए, उनसे वो अवेयर होने चाहिए। तो ये जो ना रिक्वायरमेंट होगी किसकी? पर्सनल रिक्वायरमेंट फॉर
पायलट प्लांट, यानी कि अगर पायलट प्लांट में अगर स्टाफ की ज़रूरत है आपको, तो उनको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, उनके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि स्पेस रिक्वायरमेंट, कि अगर आप पायलट प्लांट बना रहे हैं या वहाँ पे जो अगर आप उसकी स्टडी कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी स्पेस होने चाहिए, कौन कौन सी जगह वहाँ पे होनी चाहिए, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि स्पेस रिक्वायरमेंट, द स्पेस रिक्वायरमेंट ऑफ ए पायलट प्लांट। यहाँ पे देखिए 4 टाइप के एरिया बोलते, 4 टाइप के आपको ना स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इन्फॉर्मेशन, या जिसको हमने डॉक्यूमेंटेशन भी बोलते हैं, तो ये एरिया चाहिए होता है। दूसरा है फिजिकल टेस्टिंग एरिया, तीसरा है स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस, एंड लास्ट में है स्टोरेज एरिया। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इन्फॉर्मेशन एरिया, या जिसको हमने डॉक्यूमेंटेशन एरिया भी बोलते हैं। जिसकी जो कॉलेज में जब हम एंटर करते हैं ना, तो वहाँ पे एक एरिया होता है ना जहाँ पे पूरा आपका स्टाफ बैठता हो, या फिर वो जहाँ पे उनका ऑफिस हो, तो उसी एरिया को हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इन्फॉर्मेशन एरिया। तो लिखा है कि देयर शुड बी एडुकेट ऑफिस एंड स्पेस फॉर बोथ द साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियन टू फैसिलिटेट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज़ एंड ऑब्जर्वेशन विद सफिशिएंट कंप्यूटर, कि वहाँ पर ना प्रॉपर इतना स्पेस हो कि जो भी साइंटिस्ट वगैरह हैं, जो भी वहाँ पे स्टाफ वगैरह है, वो इजीली बैठ सके, अपना काम कर सके, और अपने जो भी कंप्यूटर वगैरह है उनसे अपनी एक्टिविटी कर सकें। तो ये उनका एरिया होना चाहिए। और इसकी जगह कहाँ पे होनी चाहिए, लिखा है कि द डॉक्यूमेंटेशन एरिया शुड बी नियर टू वर्क एरिया बट शुड बी लोकेटेड विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। वो ना वर्किंग एरिया जो है ना उसके पास होना चाहिए, लेकिन कॉन्टैक्ट भी ना हो, मतलब वो कनेक्टेड भी ना होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा करीब होना चाहिए, ताकि जो भी वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं वो अपना विदाउट एनी इंटरप्शन काम कर सकें। नेक्स्ट है कि देयर शुड बी इनफ या सफिशिएंट स्पेस फॉर डिस्कसिंग इशूज़ विद द ग्रुप मेंबर वर्किंग इन डिफरेंट। तो वहाँ पे अगर कोई भी इशू वगैरह होता है तो कई सारे ग्रुप बनते हैं, या बोलते वो डिस्कस करते हैं, तो डिस्कस करने के लिए भी प्रॉपर एरिया होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के अंदर ही। नेक्स्ट है कि देयर शुड बी सफिशिएंट स्पेस फॉर हिस्टोरिकल फाइल्स, बुक्स, स्टेबिलिटी, डेटा प्रोटोकॉल। तो जो भी फाइल वगैरह होती हैं, बुक्स वगैरह होती हैं, कोई भी प्रोटोकॉल वगैरह लिखे होते हैं, तो उनको भी रखने का ना एरिया, उसी में एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में ना जगह होनी चाहिए। तो यह है स्पेस रिक्वायरमेंट किसके लिए, पायलट प्लांट के लिए। अब सेकंड जो एरिया चाहिए होता है वो है फिजिकल टेस्टिंग एरिया, जैसे कि हमारी जो लैब होती है ना, मतलब कि फार्मेसी कॉलेजेस में, कि जो हम बेंच पे खड़े होकर के जो हमारे इक्विपमेंट रखे होते हैं, हम खड़े होकर के सारा काम करते हैं, सेम ऐसा ही हमको ना बेंच टॉप स्पेस चाहिए होता है इसके लिए। तो लिखा है कि देयर शुड बी सफिशिएंट वर्किंग एरिया वेयर द एनालिसिस एंड फिजिकल टेस्टिंग ऑफ सैंपल कैन बी डन। तो यहाँ पे जो भी टेस्टिंग वगैरह वो की जा सके सैंपल की, तो एक ऐसा टेस्टिंग एरिया होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि द फिजिकल टेस्टिंग एरिया शुड हैव ए बेंच टॉप स्पेस, बेंच टॉप स्पेस होना चाहिए जिसके हमारे लैब वगैरह में होता है, जहाँ पे हमारे जो भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि कोई भी बैलेंस वगैरह है, पीएच मीटर वगैरह है, बिस्कोमीटर वगैरह, जो भी वो वहाँ पे रखे रहें और हम खड़े के खड़े वहाँ पे अपने टेस्टिंग वगैरह कर सकें। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वो हमारा स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस, कि कुछ हमारे जो इक्विपमेंट जो कि स्टैंडर्ड होते हैं, जो कि मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, तो उनको रखने के लिए ना एक अलग स्पेस होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस। लिखा है कि देयर शुड बी स्पेसिफिक फ्लोर स्पेस फॉर डिफरेंट इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इन पायलट प्लांट। पायलट प्लांट में जो भी इक्विपमेंट चाहिए होते हैं उनके लिए ना, उनको रखने के लिए अच्छी तरीके से एक अलग फ्लोर होना चाहिए। तो स्पेस फॉर क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट, उनकी क्लीनिंग के लिए भी वहाँ पे जगह होनी चाहिए। और जो भी हमारे सारे जो इक्विपमेंट हैं वो यहाँ पे ना 4 टाइप के हो सकते हैं। अगर आप सॉलिड डोसेज फॉर्म बना रहे हैं तो उसके अलग इक्विपमेंट होंगे, सेमी सॉलिड के अलग होंगे, लिक्विड के अलग होंगे, स्टेराइल प्रोडक्ट के अलग होंगे, तो सबको आपने ना सेपरेट रखना है। तो ये हो गया मतलब कि आपके स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस। लास्ट में है स्टोरेज एरिया, मतलब कि जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा या फिर जो आपका रॉ मटेरियल है या जो भी इन प्रोसेस प्रोडक्ट है आप उसको स्टोर कर सकें, तो उसके लिए भी जगह होनी चाहिए पायलट प्लांट के अंदर ही। तो देयर शुड बी सेपरेट स्टोरेज एरिया इन पायलट प्लांट फॉर एपीआई एंड एक्सिपिएंट एंड रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे 4 टाइप के आपको ना एरिया चाहिए होंगे स्टोरेज के लिए। पहला है फॉर इन प्रोसेस मटेरियल, मतलब कि जो प्रोडक्ट अभी बन रहा है लेकिन पूरा बना नहीं है, तो अगर आपने उसको स्टोर करना है तो उसके लिए भी एक स्टोरेज एरिया होना चाहिए। दूसरा है फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट एरिया, जो प्रोडक्ट बन चुका है अभी तो उसको रखने के लिए एक एरिया होना चाहिए। तीसरा है फॉर पैक्ड प्रोडक्ट एरिया, जो पैकिंग जिनकी हो चुकी है प्रोडक्ट की, तो उनको रखने के लिए भी एक एरिया होना चाहिए। लास्ट में है फॉर रॉ मटेरियल, जो हमारी एपीआई और एक्सिपेंट जो रॉ मटेरियल है तो उनके रखने के लिए भी स्टोरेज एरिया होना चाहिए। तो अब आपको समझ आया कि अगर आपने पायलट प्लांट यहाँ पे बनाना है तो आपको ना ये चीज़ें चाहिए होंगी। पहले आपने पर्सनल स्टाफ चाहिए होंगे, स्टाफ कौन से चाहिए होंगे जिसके अंदर वो सारी क्वालिटी हो जो भी आपने डिस्कस करी है। सेकंड, कौन कौन सा स्पेस आपको चाहिए होगा, कितनी जगह आपको चाहिए होगी वो अंदाज़ा आपको लग जाएगा। लास्ट में रॉ मटेरियल आपने कैसे चाहिए होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं।
और इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो रॉ मटेरियल की बात करें, जो भी आपकी एक्सिपिएंट होते हैं, एपीआई जो होती हैं, वो एज ए रॉ मटेरियल यहाँ पे वो मंगानी होती है किसी भी सप्लायर के द्वारा। तो वो जो है ना एकदम अप्रूव और वैलिडेटेड होनी चाहिए, मतलब कि उनमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर उनमें कमी है मतलब कि हमारा प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं बनेगा। तो लिखा है कि मटेरियल शुड मीट अप विद राइजिंग नीड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जैसा आपको प्रोडक्ट चाहिए ऐसा ही आपको यहाँ पे ना रॉ मटेरियल मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि अप्रूवल एंड वैलिडेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पायलट प्लांट। पायलट प्लांट के स्टाफ को चाहिए कि जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है ना वो उसको अप्रूव करे, वैलिडेट करे, ताकि जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो अच्छा और क्वालिटी प्रोडक्ट बने। लास्ट में है सिंगल सप्लायर मे क्रिएट प्रॉब्लम विद रेस्पेक्ट टू प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल, सो मस्ट हैव अल्टरनेटिव सप्लायर। अब आपको अगर आप पायलट प्लांट स्टार्ट करें ना तो आप एक ही सप्लायर पे डिपेंड नहीं रहे, आपको ना कई सारे सप्लायर ढूंढने होंगे एपीआई के लिए और एक्सिपेंट के लिए, ताकि एक ही सप्लायर क्या होता है ना कि आपको उन्हीं से जुड़ के रहना पड़ता है, उन्हीं की बात को मानना पड़ता है। तो हम मोनोपोली ना हो, तो इसी वजह से ना आपने जो है कई सप्लायर से कॉन्टैक्ट करना होगा। तो ये इस तरीके से कुछ रिक्वायरमेंट होगी किसी पायलट प्लांट को स्टार्ट करने की। और इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की राइट द पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर द सॉलिड डोसेज फॉर्म, कि अगर आप सॉलिड डोसेज फॉर्म बना रहे हैं पायलट प्लांट से, उसका स्केल अप कर रहे हैं, तो आपने कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सिलेबस में यहाँ पे हमारा दे रखा है कि लिखा है कि पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर सॉलिड, लिक्विड ओरल एंड सेमी सॉलिड। तो यहाँ पे 3 डोसेज फॉर्म के लिए दे रखा है, हमने केवल सॉलिड के लिए देखना है क्योंकि वही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन का मतलब अभी आपको क्लियर नहीं होगा, मैं आपको समझा देता हूँ कि सपोज करो कि आपने ना पायलट प्लांट में, मतलब कि जो छोटा सा स्मॉल लेवल का जो प्लांट होता है उसमें आपने ना किसी टैबलेट को बना लिया, आपका कोई स्टैंडर्ड वहाँ पे बन गया। सपोज वहाँ से ना 10 टैबलेट आपकी बन गई। अगर आपने उनका प्रोडक्शन अब 10,000 टैबलेट का करना है उन्हीं से, तो आपने जब आप स्केल अप कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का आपने ध्यान रखना होगा। देखिए अक्सर होता क्या है ना, जिसके हम जब छोटे लेवल पे कोई भी सामान बनाते हैं, खाना पीना बनाते हैं, सपोज करो कि आपने बिरयानी बनाई, छोटे लेवल पे बनाई, तो उसका टेस्ट सपोज करो बहुत अच्छा बन गया। लेकिन अगर आप उसी को ना बड़े लेवल पे कर रहे हो ना, देग वगैरह में बना रहे हो, 4-5 देग बना रहे हो, तो टेस्ट बिगड़ जाता है क्योंकि सारे इक्विपमेंट चेंज हो जाते हैं और मटेरियल भी उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो वही चीज़ें, यानी कि वही चीज़ें आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर आप स्केल अप कर रहे हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म का पायलट प्लांट से, तो कौन कौन सी चीज़ों पे आपने गौर करना है। अब क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो पहले आपने लिखना है कि आखिर सॉलिड डोसेज फॉर्म होती क्या है, यानी कि आपने पढ़ा होगा टैबलेट के बारे में, कैप्सूल के बारे में, ग्रेन्यूल, ड्राई पाउडर वगैरह के बारे में इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट में ही। तो सॉलिड डोसेज फॉर्म यानी कि एक ऐसी फॉर्म जिसमें जो भी हमारी जो मेडिकामेंट जो होती है ना वो सॉलिड फॉर्म में होती है, एकदम कठोर होती है, और उसमें हम कई सारे एक्सिपेंट जिसकी बाइंडर, स्वीटनर और कलरिंग एजेंट वगैरह का हम उनका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल टैबलेट, कैप्सूल, ग्रेन्यूल्स वगैरह हमारी सॉलिड डोसेज फॉर्म है। अब क्वेश्चन का मेन आंसर स्टार्ट होता है यहाँ से कि कंसिडरेशन फॉर सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं टैबलेट के लिए या कैप्सूल के लिए, क्योंकि वही हमारी मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाने वाली सॉलिड डोसेज फॉर्म है। तो देखिए अब मतलब समझो कि आपने ना थोड़ा बेसिक और पुरानी चीज़ों को रिकॉल करना होगा। अब नॉर्मली देखिए हम जब टैबलेट बनाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि हमारे पास एपीआई होती है, यानी कि मेन ड्रग, हमारे पास एक्सिपिएंट होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ पाउडर फॉर्म में होती है, ठीक है। ये हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट में पढ़ा था कि आखिर टैबलेट क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, कैसे वो बनती हैं, पूरा ग्रेन्युलेशन कंप्रेशन का तरीका हमने समझा था, है ना। अब वही चीज़ें यहाँ पे ना आपको नॉलेज है, यानी कि ये जो एक्सपेक्ट करके चला है ना 7 सेम में आ चुके हैं, तो आपको इतनी नॉलेज होनी ही चाहिए। अगर नहीं भी है ना तो आप यहाँ से समझ लो कि हमारे पास पाउडर फॉर्म में एपीआई और एक्सिपेंट हो गए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको वे करेंगे। वे करने का मतलब है उसको हम हैंडल करेंगे। यहाँ पे आपने सपोज करो कि जो भी प्रोडक्शन करना है उसको आपने यहाँ पे 10 ग्राम ले लिया, इसको भी आपने 10 ग्राम ले लिया, जस्ट एग्जांपल से समझो। सबसे पहले आपने वे कर लिया। वे करने के बाद में आपने क्या करना है, उसकी आपने करनी होगी मिक्सिंग। दोनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लिया, एपीआई को और एक्सिपेंट को। देन उसके बाद हम बनाते हैं उनके ग्रेन्यूल। यहाँ पे छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स बनते हैं और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रेन्यूलेशन। यहाँ पे हमारा ग्रेन्यूलेशन हो गया। और ग्रेन्यूलेशन भी ना हमारा 2 तरीक़ों से होता है, वेट ग्रेन्यूलेशन और ड्राई ग्रेन्यूलेशन। और जब ये हमारे ग्रेन्यूल बन जाते हैं ना, उनको हमने कंप्रेशन मशीन में ले जाते हैं, डाई और हमारे पंचेज होते हैं, उनको कंप्रेस करके हमारी एक टैबलेट बना देते हैं और हमारी टैबलेट बन के यहाँ पर रेडी हो जाती है, ठीक है। इसकी ये हमारी टैबलेट यहाँ पे बन गई। लास्ट में अगर आप एक और स्टेप बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ा सकते हैं, वो है कोटिंग। कि अगर अपनी टैबलेट को और भी स्टेबल बनाना चाहते हैं, अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो उस पर कोटिंग करके मार्केट में ला सकते हैं।
तो अब चीज़ों को देखो बेसिक समझो कि हमारे पास एपीआई और एक्सिपिएंट पाउडर फॉर्म में है। सबसे पहले उनको हम तोलेंगे कि कितनी कितनी क्वांटिटी लेनी है, फिर उनको हम मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद उनको ग्रेन्युलेशन करेंगे, ग्रेन्युलेशन करने के बाद में कंप्रेस करके उसको मार्केट में ला देंगे। ठीक है, अब वही चीज़ें जो अभी आपने लैब लेवल पे की थी ना, अब आपने करनी है इंडस्ट्री लेवल पे। तो इंडस्ट्री लेवल पे देखिए पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे जो हम पाउडर केवल 10 ग्राम ले रहे थे, यहाँ पे भी 10 ग्राम ले रहे थे। अब आपने ना ये किलो के हिसाब से लेना होगा, है ना। तो किलो के हिसाब से लेना होगा तो आपने वेइंग मशीन जो है ना बड़ी यूज़ करनी होगी। उसको हैंडल करने के लिए अपने मशीनों जो मैकेनिकल मशीन होती हैं उनका यूज़ करना होगा। मिक्सिंग पहले आपने मोटर पेस्टल से ही कर ले रहे थे, अब आपने मिक्सिंग करने के लिए ब्लेंडर यूज़ करने होंगे, बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ करनी होंगी। पहले आप ग्रेन्युलेशन छोटी मशीन से कर रहे थे लैब स्केल पे, लैब लेवल पे, अब आपने ना बड़ी मशीन का यूज़ करना होगा। कंप्रेशन के लिए भी बड़ी मशीन का यूज़ करना होगा। तो इस तरीके से जो यहाँ पे चेंजेस आए ना हर एक लेवल पे, वही कही जाती है कंसिडरेशन, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें आपने कंसिडर करनी है अगर आप पायलट प्लांट लेवल से स्केल अप कर रहे हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म का। क्लियर हुआ। तो सिंपल सा पहले यहीं लिखा है कि इन स्केल अप, यानी कि जब आप स्केल अप करते हैं ड्यूरिंग द स्केल अप ऑफ सॉलिड डोसेज फॉर्म प्रॉपर कंसर्न रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी स्टेप। हर एक स्टेप पर बहुत ध्यान रखना ज़रूरी पड़ जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी घट जाएगी, है ना। मैंने बोला था ना जैसे बिरयानी का एग्जांपल कि शुरू में तो थोड़ी सी बनाती तो टेस्टी बन जाती, लेकिन वहीं अगर आप बड़ी देग में बनाने लग जाएं, बड़े भगोने में बनाने लग जाएं, तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो वही चीज़ आपने यहाँ पे ख़राब नहीं करनी है, वही चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी कंसिडरेशन यहाँ पे आपने रखनी होंगी। पहला है मटेरियल हैंडलिंग। जब आप मटेरियल को हैंडल कर रहे हैं तो क्या चीज़ आपने ध्यान रखनी है और कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करने हैं। मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग जब आप करोगे तो कौन से इक्विपमेंट यूज़ करने हैं। ग्रेन्युलेशन, ड्राइंग, रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज, स्लग फॉर्मेशन एंड कंप्रेशन। सारी चीज़ें अभी आपको ना जस्ट थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगी और आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले देखिए हम मटेरियल हैंडलिंग। अगर हम बात करें स्मॉल स्केल पे, यानी कि अगर हम कॉलेज की लैब के एग्जाम्पल से समझें कि जब भी सपोज करो कि आपने ना एस्पिरिन की टैबलेट बनानी थी, तो वहाँ पे आपने ना थोड़े से अमाउंट में जो भी पाउडर वगैरह है एस्पिरिन का वो लिया, एक्सीपेंट वगैरह लिए और हैंड से ही आपने उनको तोला। और छोटी सी वेइंग मशीन लगी होती है जो कि कभी काम करती नहीं है, लैब में अक्सर ऐसा ही होता है, जो तोलती हुई तो वो गलत ही तोलती है। तो आपने उस पर तोला, देन उसके बाद में आपने मिक्सिंग वगैरह करी और आपने आगे का प्रोसीजर वहाँ पे काम किया। लेकिन यहाँ पे जब आप मटेरियल की हैंडलिंग करेंगे ना इंडस्ट्री लेवल पे, तो आपने हाथ से थोड़ी करना है सारा काम। तो वहाँ पे आपको चाहिए होगा कुछ मैकेनिकल डिवाइस या बोलते मैकेनिकल इक्विपमेंट यहाँ पे चाहिए होंगे। तो लिखा है कि एट लार्ज स्केल वी कैन नॉट यूज स्मॉल इक्विपमेंट फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड डोसेज फॉर्म। वी यूज़ द मैकेनिकल डिवाइस एट लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लाइक जैसे कि वैक्यूम लोडिंग सिस्टम का हम यूज़ करेंगे हैंडलिंग करने के लिए, स्क्रू फीड सिस्टम का यूज़ करेंगे, मीटर्ड पंप का यूज़ करेंगे। तो ये सारा कुछ चेंज हो गया ना, क्योंकि हमारा लेवल बढ़ा, मतलब कि इक्विपमेंट का लेवल भी बढ़ना ही चाहिए। ठीक है, अब सेकंड स्टेप यहाँ पे आती है उनकी मिक्सिंग करना। मैं यहाँ पे आपको इसी के मतलब कि कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ कि सबसे पहले आपके पास यहाँ पे पाउडर फॉर्म में दोनों चीज़ आ गई, एपीआई और एक्सिपिएंट। आपने उनको वे कर लिया। अब उनकी आपको ना मिक्सिंग करनी होगी या ब्लेंडिंग करनी होगी। मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग में क्या डिफरेंस है, अगर आपको मालूम है ना तो मेरे को कमेंट करके बता देना। ठीक है, अगर नहीं भी पता होगा तो मैं कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट है कि आफ्टर डैट जो हमारे मतलब कि आपने वे कर लिया सामान, यहाँ पे किसकी मदद से आपने हैंडलिंग करी, इन सारे इक्विपमेंट की मदद से। उसके बाद आपने ना लार्ज लेवल पे मिक्स करना होता है। पहले क्या था कि हम जी मोटर एंड पेस्टल से ही मिक्स कर ले रहे थे। अब आपने जो है ना इंडस्ट्री में यहाँ पे ब्लेंडर यूज़ करने होंगे, जैसे कि वी ब्लेंडर है, डबल कॉन ब्लेंडर है, रिबन ब्लेंडर है, बिन ब्लेंडर है, जो कि आपने इंजीनियरिंग फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में पढ़े भी होंगे। तो इनका हम यूज़ करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है ब्लेंडिंग के दौरान या मिक्सिंग के दौरान। सबसे पहले कि ब्लेंडिंग टाइम, कितनी देर तक वहाँ पे ब्लेंडिंग करनी है, अब तो मिक्सिंग करनी है। ब्लेंडिंग लोड, एक बार में कितना मिक्स करना है। एंड लास्ट में है साइज ऑफ ब्लेंडर, कौन से ब्लेंडर का यूज़ करना है, वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग या प्रोडक्शन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपने चूज़ करना होगा। सेकंड स्टेप आपको क्लियर होगी। अब उसके बाद देखिए जब हम मिक्सिंग कर लेते थे उसके बाद आती है ग्रेन्युलेशन। आपने ग्रेन्युलेशन करना होता है। अभी ग्रेन्युलेशन वैसे तो आपने पढ़ा होगा, या फिर अगर मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे सिंपल लिखा है ग्रेन्युलेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्यूल। पाउडर फॉर्म से ग्रेन्यूल यानी कि छोटी छोटी गोली बनाने की प्रोसेस को ही ना हम ग्रेन्युलेशन कहते हैं। लिखा है कि ग्रेन्युलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्यूल फ्रॉम द पाउडर मोलिक्यूल ऑफ एपीआई एंड एक्सिपिएंट। देखिए आपके पास यहाँ पे एपीआई और एक्सिपिएंट पाउडर फॉर्म में है। अब ग्रेन्युलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो आपका पाउडर जो है ना वो छोटी छोटी गोलियों में यहाँ पे बना दिया जाता है। तो अब पाउडर को हम
ऐसी गोलियों में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कुछ तो यहाँ पे लगता होगा एक्स्ट्रा चीज़। तो वही होते हैं हमारे बाइंडर। बाइंडर का काम क्या होता है? एक्सिपिएंट और एपीआई को जोड़ना। तो यहाँ पे हम बाइंडर का यूज़ करके ग्रेन्युलेशन करते हैं। अब उसी बेसिस पे कि कैसा बाइंडर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसी बेसिस पे हमारा ग्रेन्युलेशन है 2 टाइप का हो जाता है, वेट ग्रेन्युलेशन एंड ड्राई ग्रेन्युलेशन। वेट का मतलब है गीला, ड्राई का मतलब है सूखा। यानी कि अगर आप लिक्विड फॉर्म में बाइंडर यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड बाइंडर यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपका ग्रेन्युलेशन मेथड ना आपका वेट ग्रेन्युलेशन मेथड कहा जाएगा। अगर आप वहाँ पे ड्राई बाउंडर यानी कि पाउडर फॉर्म में ही बाइंडर यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप ग्रेन्युलेशन आपका ड्राई ग्रेन्युलेशन कहा जाएगा। तो यहाँ पे जब आप मेडिसिन बना रहे होते हैं, टैबलेट बना रहे होते हैं, वो आपके प्रोसीजर पे या तो आपके मेथड पे डिपेंड करता है कि वो आपने कौन सा बाइंडर यहाँ पे यूज़ करना है या कौन सा प्रोसीजर यहाँ से आगे फॉलो करना है। थोड़ा मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे वेट ग्रेन्युलेशन का मेथड चूज़ करते हैं, तो ये केवल उन्हीं प्रोडक्ट के लिए चूज़ किया जाता है, उन्हीं मेडिकामेंट के लिए चूज़ किया जाता है जो कि हीट सेंसिटिव नहीं होते हैं। मतलब कि देखिए, जब आप इसको गीला करोगे, गीला बाइंडर यूज़ करोगे, तो फिर आपने ना ड्राई करने की भी बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो जो हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट होते हैं उनका हम इस मेथड से ग्रेन्युलेशन नहीं कर सकते, उनके लिए हमने दूसरा मेथड यानी कि ड्राई ग्रेन्युलेशन चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे हमारी ये जो चीज़ें हैं, मिक्सिंग तक 2 स्टेप हमारी कॉमन है। अब थर्ड स्टेप में अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस मेथड के तरफ जाना है। मतलब आप ऐसे समझो कि आपने ना एक लोकेशन पे पहुंचना है, जिसकी सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एक लोकेशन पे पहुंचना है। अब एक तरीका है कि आपने नदी पहाड़ों से होकर के जा सकते हैं, एक दूसरा तरीका है कि आपने यहाँ पे रेगिस्तान से होके जा सकते हैं। पहुँचना आपने इसी पॉइंट पे है। अब ये अलग लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ये दूसरे लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अब यही है हमारा, अगर आपने वेट ग्रेन्युलेशन चूज़ करते हैं, अगर आपने नदी या पानी का इलाका चूज़ करते हैं, पानी का रास्ता चूज़ करते हैं, तो मिक्सिंग के बाद में ये जो आपकी स्टेप थी, मिक्सिंग के बाद में कौन सी स्टेप आपकी होगी वो यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर आप इस मेथड को चूज़ करते हैं तो मिक्सिंग के बाद में आपकी नेक्स्ट स्टेप होगी ड्राइंग। जब आपका जो भी एपीआई और एक्सिपेंट मिल जाएगा, जिसकी मैं सिंपल आपको दिखा दूं कि ये हमारा इस तरीके से एपीआई होगा और एक्सीपेंट भी यहाँ पे इस तरीके, तो ये इस तरीके से ना कुछ हमारा एक लम्प सा बना लेगा ना, कुछ आपका मास सा रेडी होकर तैयार हो जाएगा। तो उसको आपने ना सुखाना होता है। सुखाने के लिए यहाँ पे अपने हॉट एयर ओवन या फ्लूइडाइज वेट ड्रायर वगैरह आपने यूज़ करने होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में जब वो सूख जाएगा तो वो बड़े बड़े गोले से बने रहेंगे, तो उनका ना साइज़ रिडक्शन आपने करना होता है। हैमर मिल वगैरह का यूज़ करके उनका ना साइज़ रिड्यूस किया जाता है, जो कि साइज तो रिड्यूस हो जाएगा लेकिन वो यूनिफॉर्म साइज नहीं होगा। फिर उनकी करनी होती है स्क्रीनिंग, छन्नी से वो गुजारने होते हैं। एंड जब छन्नी से वो गुजर जाएंगे ना, तो वो ग्रेन्यूल्स के रूप में बिल्कुल एकदम यूनिफॉर्म साइज़ के बाहर निकलते हैं और वही हमारे ग्रेन्यूल कहे जाते हैं और आपके वो कंप्रेशन के बाद में टैबलेट का रूप ले लेते हैं। तो ये हो गया जी आपका वेट ग्रेन्युलेशन। अगर आप नदी या बोले तो पानी का रास्ता चूज़ नहीं करके अगर आप रेगिस्तान से जाना चाहते हैं, दूसरे रास्ते से जाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना होता है, मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग के बाद में आपने ड्राइंग नहीं करनी होती, आपने मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग के बाद में यहाँ पे स्लगिंग करनी होती है। अभी स्लगिंग क्या है, देखिए यहाँ पे जो आप बाइंडर यूज़ करोगे ना, वो सॉलिड यानी कि पाउडर फॉर्म में ही बाइंडर यूज़ करोगे। मतलब कि यहाँ पे आपकी एपीआई होगी और अदर सारे एक्सिपेंट हमारे यहाँ पे होंगे, प्लस मैं यहाँ पे इस तरीके से बाइंडर को भी सॉलिड फॉर्म में ही दिखा देता हूँ। अब तीनों चीज़ों को आपने यहाँ पे मिक्स किया। अब उसके बाद में ना आपने स्लगिंग करनी है। अब स्लगिंग क्या होती है, स्लगिंग का मतलब कि थोड़ा थोड़ा ना आपने कंप्रेस करना है। जैसे कि यहाँ पे जो आपका सारा मटेरियल है इस तरीके से पाउडर फॉर्म में बहुत सारा होगा, तो बहुत सारे जो मटेरियल है ना उस पर ना आपने ना एक कंप्रेसर की वजह से ना थोड़ा थोड़ा उस पर कंप्रेस करके, मतलब कि फोर्स लगा करके इस तरीके से छोटी छोटी फ्लैट टाइप ना स्ट्रक्चर में आपने उसको बना देना होगा। मतलब कि बहुत भी कंप्रेस नहीं करना और थोड़ा सा उसको कंप्रेस करके रख देना ताकि वो इस तरीके से फ्लैट जैसी स्ट्रक्चर आपको नजर आने लग जाए। इन्हीं को हम बोलते हैं स्लग का बन जाना, स्लग। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्लगिंग। स्लग्स को बनाने की प्रोसेस को स्लगिंग कहते हैं। अभी स्लग क्या होते हैं, जैसे कि थोड़ा सा कंप्रेस करके हम उनको छोड़ देते हैं, जो भी आपका पाउडर होता है वो हमारे स्लग कहे जाते हैं। क्लियर हुआ। अभी स्लग बन गए, अब उनको बाद में फिर यहाँ पे ना मिलिंग या तो तोड़ा जाता है, पहले हैमर की मदद से उनकी मिलिंग की जाती है, क्योंकि आपने ना बाइंडर को भी तो मिक्स करना होता है ना, इस वजह से आपने पहले स्लग बनाने होते हैं, फिर उनकी मिलिंग करके ना स्क्रीन यानी कि छन्नी की मदद से ना एकदम यूनिफॉर्म साइज़ के ग्रेन्यूल्स वहाँ से निकालने होते हैं। तो यहाँ पर भी आपके ग्रेन्यूल बन के रेडी हो जाते हैं, जो कि आपके ड्राई ग्रेन्यूल होते हैं। ये आपके वेट ग्रेनुलेशन के मेथड से ग्रेन्यूल बने होते हैं। दोनों का काम बाद में वही होता है, इनकी कंप्रेशन। तो दोनों पहुँचे एक ही पॉइंट पे, दोनों ने ग्रेन्यूल ही बनाए, लेकिन दोनों का अलग अलग तरीका था।
क्लियर हो गया। अब देखिए हम नेक्स्ट जो स्टेप समझेंगे, अगर आप जाते हैं वेट ग्रेन्युलेशन से तो आपने ड्राइंग की प्रोसेस को समझना होगा। तो ड्राइंग में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होंगे, तो वही यहाँ पे हमारा पॉइंट है नेक्स्ट। तो यहाँ पे लिखा है कि नेक्स्ट पॉइंट ड्राइंग, कि अगर आप वेट ग्रेनुलेशन करते हैं तो आपने फिर करनी होती है ड्राइंग। और अगर आप इंडस्ट्री लेवल पे ड्राइंग करना चाहते हैं तो आपने ना हॉट एयर ओवन का यूज़ करना होगा या फ्लूइडाइज वेट ड्रायर का यूज़ करना होगा, जो कि आपने 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेंटेन कर देते हैं और टाइम आपने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है। मोस्ट कॉमनली जो है ना FVD का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी जो है ड्राई कर देता है विदिन 1 आवर। तो ये आजकल ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया। तो ये किसके लिए है, फॉर वेट ग्रेन्युलेशन। अगर आप यहाँ पे वेट ग्रेन्युलेशन नहीं करते हैं, आप ड्राई ग्रेन्युलेशन करते हैं, तो फिर आपकी नेक्स्ट स्टेप होगी स्लगिंग। अब स्लगिंग को समझते हैं। स्लगिंग क्या होती है, मैंने यहाँ पे सिंपल समझा रखा है। लिखा है कि अगर आप चूज़ करते हैं ड्राई ग्रेन्युलेशन मेथड को, जिसको हम यहाँ पे ड्राई ग्रेन्युलेशन या डबल कंप्रेशन मेथड भी बोलते हैं, तो आपने जो है ना स्लगिंग करनी होती है। तो लिखा है कि इन दिस ग्रेन्युलेशन ग्रेन्यूल्स फॉर्म विदाउट यूजिंग लिक्विड सॉल्यूशन या मोइस्ट बाइंडर। यहाँ पे हमने जो बाइंडर यूज़ करते हैं वो सॉलिड ही यूज़ करते हैं, लिक्विड बाइंडर यूज़ नहीं करते हैं। ये जो है ना बेस्ट होता है किन के लिए, जो हीट या मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल होते हैं, जो हीट से ख़राब हो जाते हैं या फिर पानी डालने से ख़राब हो जाते हैं, ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड लिखा है कि इन स्लगिंग मिक्स्ड पाउडर कंप्रेस्ड इनटू लार्ज फ्लैट टैबलेट विच कॉल्ड स्लग। कि इस प्रोसेस में स्लगिंग में क्या करते हैं, जो भी आपको पाउडर जो होता है ना मिक्स्ड पाउडर, उसको ना लार्ज फ्लैट टैबलेट में हम कंप्रेस करते हैं, छोटी छोटी सी, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती हैं, वो इस तरीके के स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट किए जाते हैं। इनको हम स्लग कहते हैं और इस प्रोसेस को हम स्लगिंग कहते हैं। क्लियर हो गया। तो इन दोनों में ये चीज़ यहाँ पे डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे ड्राइंग होती है, यहाँ पे स्लैगिंग होती है। बाकी की सारी चीज़ें यहाँ पे सेम है। यहाँ पे भी साइज का रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी पहले मिलिंग हो रही है, यहाँ पे भी स्क्रीनिंग हो रही है, यहाँ पे भी स्क्रीनिंग हो रही है, यहाँ पे ग्रेन्यूल बन रहे हैं, यहाँ पे भी ग्रेन्यूल बन रहे हैं, लास्ट में जाकर के कंप्रेशन हो रहा है। तो ये दो स्टेप यहाँ पे डिफरेंट हो जाती हैं अपने मेथड के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट यहाँ पे है रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज। कि अब चाहे आपने वेट ग्रेनुलेशन से वहाँ पे आपने जो भी मटेरियल उसको ड्राई कर लिया हो या फिर स्लैगिंग कर ली हो, तो बाद में उनका ना अपने साइज़ को रिड्यूस करना होता है। तो साइज़ को रिड्यूस करने के लिए ना इंडस्ट्री में अपने ना हैमर मिल वगैरह उनका यूज़ करना होता है। तो लिखा है कि ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज वेट वेरिएशन ऑफ टैबलेट में ओकर। तो जब आप रिड्यूस कर दोगे साइज़ को हैमर मिल की मदद से, तो उनका जो साइज़ होगा ना वो सेपरेट होगा, यूनिफॉर्म साइज़ नहीं होगा। तो उनकी आपने ना स्क्रीनिंग भी करनी होती है। इसके हैमर मिल का तो यूज़ आपने कर लिया साइज़ को रिड्यूस करने के लिए। फिर आपने यूज़ करना होता है स्क्रीनिंग डिवाइस का या ऑस्किलेटिंग ग्रेनुलेटर का या मैकेनिकल शिपिंग डिवाइस का, जो कि एक यूनिफॉर्म साइज़ के आपको ग्रेन्यूल देते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपके ग्रेन्यूल बन के रेडी हो जाते हैं, जो कि फर्दर जो है ना आपको टैबलेट बनाने में सिंपली आप उनको कंप्रेस करना है, आपकी टैबलेट बना करके वो रेडी कर देंगे। लास्ट में है कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है, एट लास्ट आपने कंप्रेशन करना होता है। कई सारे इक्विपमेंट का यूज़ आप कर सकते हैं जो कि मार्केट में रहते हैं, जिसकी डबल रोटरी मशीन होती है, अपर पंच एंड लोअर पंच मशीन है, रोटरी मशीन है, एंड इसके अलावा हाई स्पीड रोटरी मशीन है। तो ये जो है ना इंडस्ट्री लेवल पे जो अगर आप सॉलिड डोसेज फॉर्म बना रहे हैं पायलट प्लांट से एकदम स्केल अप करके बड़े लेवल पे आप अगर आप बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने कंसिडर करनी होती हैं, ध्यान में रखनी होती हैं। आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है एक्सप्लेन द सुपाक गाइडलाइंस इन डिटेल एंड गिव द रोल ऑफ सुपाक गाइडलाइन। तो यहाँ पे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेबस में देखोगे यहाँ पे दे रखा है सुपाक गाइडलाइन। तो सुपाक गाइडलाइन होती क्या है, उनका क्या रोल है, वही हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो देखिए पहले तो मैं इसके ना फुल फॉर्म सिंपल आपको फुल फॉर्म बताता हूँ, फिर थोड़ा सा ना बेसिक पुरानी चीज़ों को रिकॉल करा के तब मैं आपको समझाऊंगा। तो सुपाक बोले तो स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। अब इनका मतलब यहाँ पे लिखा है, अभी आप उसको ध्यान ना दो, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। अभी हमने पढ़ा जी पायलट प्लांट के बारे में। पायलट प्लांट जहाँ पे हमारा कोई भी एक सैंपल, एक स्टैंडर्ड सैंपल यहाँ पे बन करके रेडी हो जाता है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाता है। अब इसका हमने मतलब कि इसको रेडी क्यों किया है, ताकि हम इनसे रुपए कमा सकें, कॉमर्शलाइजेशन कर सकें। यही मेन उद्देश्य है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का। लेकिन देखिए अगर आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बन चुका है तो आप उसको ना डायरेक्टली कॉमर्शलाइज नहीं कर सकते, मार्केट में नहीं ला सकते। पहले आपने चाहिए होता है अप्रूवल। अप्रूवल कौन देता है, रेगुलर अथॉरिटीज़, जिनको ना आप थर्ड यूनिट में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे रेगुलर अथॉरिटी उनका पूरा अप्रूवल के लिए आपने ना सारा फॉर्म वगैरह फिल करना होता है। तो जब भी आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है तो आप जाते हैं FDA के पास, जो कि आपकी एक अथॉरिटी है जो कि अप्रूवल देती है
कि भाई हमने ना ये प्रोडक्ट आपका मतलब बना के रेडी किया है जो कि किसी का भी मैच नहीं करता है इससे, आप हमको अप्रूवल दे दीजिए कि हमने कॉमर्शलाइजेशन कर लें। अब एफडीए जो है ना आपसे ना सारे डिटेल मांगती है, क्या आपने एपीआई यूज़ करा, क्या आपने एक्सिपेंट यूज़ करा, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज़ करी, कौन से इक्विपमेंट यूज़ करे और कहाँ पे आप बनाने वाले हो प्रोडक्ट को, और जी क्या आपके पर्सनल हैं, जो भी स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है वो कौन है, उनको क्या नॉलेज है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें मांगता है एफडीए। तब जाके अप्रूव करता है कि हाँ जी आपका अप्रूव हो गया, अब यहाँ पे आकर के आप कॉमर्शलाइजेशन उसका कर सकते हैं। तो इसके लिए ना कई सारे फॉर्म भरने होते हैं, जिसकी यहाँ पे 3rd यूनिट में दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे है कि IND फॉर्म, न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म। इसके अलावा है आपका NDA फॉर्म जो कि हमारा न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म, और एक है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये कई सारे फॉर्म भरने होते हैं। कब भरने होते हैं? जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, उसका अप्रूवल के लिए। ठीक है, अब देखिए कंडीशन समझो कि यहाँ पे हमारी सुपाक गाइडलाइन, अब इसकी फुल फॉर्म है स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। यहाँ पे लिखा है कि स्केल अप का मतलब क्या होता है, यानी कि स्मॉल लेवल से लार्ज लेवल पे बढ़ा देना, वो हमारा स्केल अप कहा जाता है। एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस मीन्स आफ्टर अप्रूवल ऑफ प्रोडक्ट वी वांट टू चेंज इन आवर प्रोडक्ट या प्रोसेस फॉर कॉमर्शलाइजेशन। सपोज करो कि आपने ना यहाँ पे जो डेटा भेजा था ना पायलट प्लांट का, वो जिस भी एक्सीपेंट का भेजा, जिस भी एपीआई का भेजा, जिस भी इक्विपमेंट का भेजा कि भाई हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे, एफडीए के पास आपने भेजा, लेकिन बाद में ना आपका दिमाग बदल गया या आपका मूड बदल गया, या आपने बाद में चीज़ों को समझा कि भाई हमने इस एक्सीपेंट को यूज़ नहीं कर रहे, हमने दूसरे एक्सीपेंट को यूज़ करेंगे। भाई हमने यहाँ पे नोएडा में मेडिसिन को नहीं बना रहे, हमने लखनऊ में जाके मेडिसिन को बनाएंगे, या फिर हम और कहीं पे जाके बनाएंगे। मतलब पूरी साइट आपने चेंज कर दी, पूरी कंपनी चेंज कर दी, या पूरा वहाँ पे आपके पर्सनल ही चेंज हो गया, स्टाफ ही चेंज हो गया। तो अप्रूव होने के बाद में आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, वही है आपका सुपाक। यानी कि स्केल अप करने के दौरान आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं प्रोडक्ट में, वही कहे जाते हैं पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। अब देखिए आप अपनी मर्जी से तो चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अप्रूवल हो चुका है तो कुछ तो लिमिटेशंस होंगी ना, कि आपने भाई इतना ही चेंज करना है, ज़्यादा चेंज नहीं करना है, वही उसकी गाइडलाइन बन जाती है। ठीक है, पहले ना क्वेश्चन ही समझो कि आखिर पूछना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्केल अप का मतलब है कि हमने ना स्मॉल लेवल से जब हमने लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, और उसके दौरान अगर हमारा जो प्रोडक्ट अप्रूव हो चुका है उसमें अगर हमने कुछ चेंजेस करने हैं तो क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, वही हमारे सुपाक कहे जाते हैं। ठीक है, तो लिखा है कि इफ़ वी वांट सम चेंजेस ड्यूरिंग स्केल अप ऑफ आवर फॉर्मुलेशन आफ्टर द अप्रूवल ऑफ प्रोडक्ट बाई रेगुलेटरी अथॉरिटी, सो सम लिमिटेड चेंजेस आर एप्लीकेबल, दे नोन एज सुपाक। यानी कि स्केल अप पोस्ट अप्रूवल चेंजेस वो हमारे कहे जाते हैं कि जब भी हम स्केल अप प्रोडक्शन यहाँ पे कर रहे होते हैं कॉमर्शलाइजेशन करने के लिए, और जो हमारा अप्रूवल प्रोडक्ट है उसमें अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कुछ लिमिटेड चेंजेस ही कर सकते हैं, उन्हीं को हमने सुपाक बोलते हैं। अब देखिए कैसे ये सारी प्रोसेस होती है, मैंने ना बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख रखी है, या बोलते लिखवाई है यहाँ पे कि देखिए बिफोर कॉमर्शलाइजेशन से पहले हमको ना एफडीए के पास ना अप्रूवल लेना होता है, एफडीए से अप्रूवल लेना होता है। आपका यहाँ पे पायलट प्लांट में एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बन गया, अब आपने ना अप्रूवल फॉर्म भरना होता है, जो कि हमारे कुछ फॉर्म है जैसे कि ANDA और NDA फॉर्म, ये सारे फॉर्म हमारे भरे जाते हैं, जो कि अच्छे से आपने यहाँ पे 3rd यूनिट में पढ़ोगे। सिंपल सा आप ऐसे समझो कि ये ऐसे फॉर्म होते हैं जो कि अप्रूवल लेने के लिए ना एफडीए या तो रेगुलर अथॉरिटी को भरे जाते हैं। अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो अच्छी बात है, यानी कि आप कॉमर्शलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के दौरान ना आपने सारा डेटा देना होता है, क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, क्या एक्सीपेंट है, क्या एपीआई है, कितनी क्वांटिटी में है, कितना बैच आप बनाना चाह रहे हैं, कहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, और कितने ग्रेड का आपका एक्सीपेंट है, वो सारी चीज़ें आपने ना डेटा के रूप में एफडीए को भेजनी होती हैं। अब भाई उन्होंने उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपको अप्रूव कर दिया और बाद में आपका मूड चेंज हो रहा है कि भाई हमने कुछ चेंजेस करने हैं, तो क्या चेंजेस करने हैं वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लिखा है कि आफ्टर दैट वी कैन स्केल अप ऑफ अवर प्रोडक्ट एट द लार्ज लेवल एंड वी कैन कॉमर्शलाइज इट। अगर वो अप्रूव कर देता है तो हम उसका कॉमर्शलाइजेशन कर सकते हैं। तो लिखा है कि इफ़ वी वांट सम चेंजेस, अगर हम कुछ चेंजेस चाहते हैं ड्यूरिंग स्केल अप ऑफ फॉर्मुलेशन, हमने जो डेटा भेजा था उसके बाद भी अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, वो चेंजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले है कि रॉ मटेरियल, आप एपीआई की क्वांटिटी में या क्वालिटी में या एक्सीपेंट की क्वांटिटी या क्वालिटी में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस होंगी। क्या क्या करना होगा वही हम यहाँ पे देखेंगे। सेकंड है कि मैन्युफैक्चरिंग साइट, अगर आप नोएडा से उठा करके दिल्ली, गाजियाबाद या कहीं भी अगर आप ले जाना चाहते हैं तो आप कहाँ पे
चेंज कर सकते हैं और क्या चीज़ आपने करनी होगी अगर अपने मैन्युफैक्चरिंग साइट को चेंज करना है, तो वो भी एक लिमिटेशन है, यानी कि वो भी एक गाइडलाइन होगी। थर्ड है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पहले अपने ड्राई ग्रेनुलेशन से टैबलेट को बना रहे थे, अब आपने वेट ग्रेनुलेशन से बनाना है या डायरेक्ट कंप्रेशन से बनाना है। तो अगर प्रोसेस चेंज हुई, मतलब कि पहले तो आपने डेटा कुछ और भेजा था, बाद में आप कुछ और करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपने कुछ यहाँ पे मतलब रूल को फॉलो करना होगा। पहले आपने अप्रूवल लिया था कि आपने 10,000 टैबलेट बनानी है, अब आपने ना बैच साइज ही बढ़ा दिया कि भाई साहब हमने 1,00,000 टैबलेट बनानी है। तो ये चेंजेस जो हो रहे हैं ना, ये कुछ लिमिटेड ही होते हैं। इसके अलावा पैकेजिंग मटेरियल को आपने चेंज करना हो, इक्विपमेंट में कोई चेंज करना हो, तो इनमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं तो क्या आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फ़र्क पड़ेगा, उसकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा, तो उसके लिए ना कुछ आपने यहाँ पे ना एप्लीकेशन भी बार बार सबमिट करनी होती है ईयरली एफडीए के लिए। तो यहाँ पे ना लिखा हुआ है कि सुपाग प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर चेंजिंग। क्या क्या गाइडलाइन है, तो जो भी हम चेंजेस करते हैं ना, वो 3 लेवल के चेंजेस होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 का मतलब है कि अगर आप लेवल 1 का चेंजेस करते हैं तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी या परफॉर्मेंस पे ना कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि बहुत ही माइनर से चेंज है। सेकंड है कि अगर आप लेवल सेकंड का अगर आप वहाँ पे चेंज करते हैं तो आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो घट भी सकती है और नहीं भी घट सकती, मतलब कि 50-50 के वहाँ पे चांस होते हैं, मे बी अफेक्टेड और नॉट बी। एंड थर्ड आपका लेवल है कि अगर आप वहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं लेवल थर्ड का, मतलब कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी वहाँ पे घटेगी ही घटेगी, तो यहाँ पे लिखा है कि इट विल बी अफेक्टेड। तो अब बारी बारी से पहले तीनों लेवल को समझते हैं, फिर हम आपको एग्जाम्पल से सारे को समझाएंगे। तो पहले कि अगर आप लेवल 1 का चेंजेस करते हैं कि माइनर चेंजेस इन प्रोडक्ट, जो कि आपकी क्वालिटी को, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को, आपकी परफॉर्मेंस को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। एग्जांपल, जिसकी आपने ना किसी भी कलर को चेंज कर दिया, पहले आपकी जो टैबलेट का कलर था वो ग्रीन कलर था, फिर आपने उसमें ना रेड कलर डाल दिया, तो इससे ना बहुत ही माइनर सा फ़र्क पड़ेगा, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी परफॉर्मेंस पे, क्वालिटी पे। आपने फ्लेवर को चेंज कर दिया, कोई भी खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया लेवल 1 का चेंजेस। सेकेंड है लेवल 2 का चेंजेस, कि इसमें जो है ना मॉडरेट चेंज होता है और ये आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी या परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो अगर आप लेवल 2 का चेंजेस करते हैं तो लेवल 2 का चेंजेस करने के बाद में ना आपने ना कम से कम 1 महीने ना वेट करना होता है कि क्या कोई फ़र्क पड़ा है हमारे प्रोडक्ट पे या फिर नहीं पड़ा है। अगर फ़र्क पड़ जाता है तो आपने ना उसका पूरा सप्लीमेंट भेजना होता है, सारा डेटा भेजना होता है कि ये चेंजेस इसमें नज़र आए हैं। एग्जाम्पल, चेंज इन द टेक्निकल ग्रेड ऑफ एक्सीपेंट, आप पहले ना ए ग्रेड का एक्सीपेंट यूज़ कर रहे थे, बाद में आपने वी ग्रेड का यूज़ कर लिया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, वो 50-50 का चांस होगा। और इसके बाद देखिए तीसरा देखिए वो है लेवल थर्ड। अगर आप लेवल थर्ड का चेंज करते हैं तो उससे जो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और परफॉर्मेंस है वो 100% अफेक्ट होगी। एग्जांपल, जैसे कि अगर आप जो भी एक्सीपेंट यूज़ कर रहे हैं, अगर उसकी ही क्वालिटी चेंज कर दी, भाई पहले आप ए ग्रेड का अच्छा सा एक्सीपेंट यूज़ करके आपने डेटा में भेजा था, फिर बाद में आप सी ग्रेड का यूज़ कर रहे हैं या कम क्वान्टिटी में यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा क्वान्टिटी कम ज़्यादा कर रहे हैं, तो उससे ना पूरा ही अफेक्ट हो जाएगा। तो ये अपने लेवल थर्ड का चेंज कहा जाएगा। तो अब जो ये नीचे जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो ये हैं कि अगर आप जिस भी लेवल का चेंज करते हैं तो कौन सा टेस्ट आपने करना होगा और कौन कौन से आपने वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म या जो भी फिलिंग वगैरह वो करनी होगी। पहला है कि अगर आप माइनर चेंज करते हैं तो सिंपल आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा जो कि एनुअली आपने अटैच करके भेज देना होगा। कोई खास चेंज नहीं है, मतलब कि एनुअली आपने रिपोर्ट करनी होगी। अगर आप मॉडरेट यानी कि सेकंड लेवल का अगर आप चेंज करते हैं तो आपने ना इन विट्रो डिसोल्यूशन या रिलीज टेस्ट परफॉर्म करना होगा अपनी टैबलेट का, ये जो भी आपकी डोसेज फॉर्म है। इन विट्रो का मतलब होता है लैब के अंदर, बॉडीज़ के बाहर, यानी कि लैब के अंदर आपने जो है ना अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसका डिसोल्यूशन और रिलीज टेस्ट चेक करना होगा। मतलब अगर आप सेकेंड लेवल का यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं तो उनका डिसोल्यूशन रेट या रिलीज रेट तो अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपने कम से कम 1 महीने का वेट करना है। अगर अफेक्ट होता है तो चेंज विंग इफेक्टेड सप्लीमेंट, यानी कि क्या चेंजेस हुए हैं वो सप्लीमेंट आपने एनुअली यहाँ पर रिपोर्ट करना होगा, ये तभी आपने भेजना होगा। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट के साथ ही। नेक्स्ट देखिए वो है थर्ड मेजर चेंज। अगर आप मेजर चेंज करते हैं तो मेजर चेंज करने से पहले ना आपने अप्रूवल लेना होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रायर अप्रूवल सप्लीमेंट, पहले से ही आपने अप्रूवल लेना होगा अगर आप थर्ड लेवल का चेंज यहाँ पे करना चाहते हैं। और उसके लिए ना आपने इन विवो यानी कि क्लिनिकल टेस्टिंग करनी होगी, दोबारा से बॉडी के अंदर टेस्टिंग करनी होगी जो कि बहुत ज़्यादा खर्चा करेगी।
तो ये 3 तरह के आपके लेवल हैं, 3 लेवल पर आप चेंजेस कर सकते हैं। तो ये ना एक तरह की ना गाइडलाइन है, क्या आपने करना है, क्या आपने नहीं करना है। अगर आपने क्या करना है तो आपने कौन सा फॉर्म भरना है, क्या चीज़ करनी है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग साइट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और बैच साइज, अगर आप इन तीनों चीज़ों में चेंजेस करते हैं, वो मैंने यहाँ पे तीनों डिटेल में समझा रखी हैं, और इतना ही क्वेश्चन में बहुत इनफ हो जाएगा कि अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग साइड में चेंज करते हैं तीनों लेवल पे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या क्या चीज़ आपने वहाँ पे मतलब कि एफडीओ को भेजनी पड़ेंगी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखेंगे और बैच साइज को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइट, मतलब कि पहले हम जी नोएडा में बना रहे थे, फिर हमने बुलंदशहर को शिफ्ट कर दिया। तो ये जो चेंजेस हुए, देखिए वैसे तो जगह चेंज होने से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी इन्वायरमेंटल कंडीशन तो चेंज होती है ना, तो उसका पूरा डेटा यहाँ पे भेजना होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि चेंजेस इन लोकेशन ऑफ द साइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग ऑपरेशन एंड एनालिटिकल टेस्टिंग। तो अगर आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि लेवल 1 का चेंजेस यहाँ पे है, क्लासिफिकेशन कि क्या क्या चेंजेस आप यहाँ पे कर रहे हैं, आपने कौन सा टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे भेजा है, और एनुअली आपने कौन सी रिपोर्ट यहाँ पे भेजी है, फिलिंग डॉक्यूमेंटेशन। तो पहले हम बात करते हैं लेवल 1। अगर आप लेवल 1 का चेंज करते हैं, लेवल 1 का चेंज क्या होगा, अगर शिफ्टिंग की बात करें, साइट चेंज की बात करें, तो लिखा है कि साइट चेंज विद इन ए सिंगल फैसिलिटी। अगर आपकी एक कंपनी है, इंडस्ट्री, अगर उसी के अंदर एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन, या कहें तो उसी के अंदर थोड़ा सा ही दूसरी जगह आप बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा ही आप वहाँ से मूव करना चाहते हैं, तो वो कहा जाएगा आपका फर्स्ट लेवल का चेंज। यहाँ पे कोई भी एसओपी में चेंज नहीं होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में कोई भी चेंज नहीं होगा, इन्वायरमेंटल कंडीशन में कोई चेंज नहीं होगा, इक्विपमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, जो भी पर्सनल स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है उनमें कोई चेंज नहीं होगा। केवल ये चेंज हो रहा है कि इस जगह से थोड़ी सी उसी के अंदर ही दूसरी जगह पे वो बना रहे हैं, तो फिर भी आपने ना इसको बोला जाएगा लेवल 1 का चेंज। इसके लिए ना आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, जो कि एनुअली रिपोर्ट आपने करना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं लेवल 2 का रिपोर्ट। लेवल 2 का चेंज क्या होता है। लेवल 2 का देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कि लेवल 2, तो यहाँ पे क्या होता है, सेम कंटिन्यूस कैंपस, यानी कि एक ही कैंपस होगा, मतलब कि एक ही ब्रांड नेम से या बोल तो एक ही नाम का कैंपस होगा, उसमें किसी दूसरे सेक्शन या दूसरे डिपार्टमेंट में जाकर के अगर आप बना रहे हैं, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग को या फिर उसके पैकेजिंग को या फिर एनालिटिकल को, तो आपने वहाँ पे सारा कुछ रिपोर्ट करना होगा। और क्या चेंजेस वहाँ पे हुए हैं, 1 महीने का वेट करने के बाद में ना चेंजेस बिंग इफेक्टेड सप्लीमेंट पे आपने भेजना होगा। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें बाकी सेम ही होंगी, कॉमन पर्सनल वही होगा, और भी कोई अदर चेंज नहीं होगा। केवल यही चेंज हो रहा है कि एक सेक्शन से या कहें तो एक ही डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में वहाँ पे आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म देना होगा, पूरी नोटिफिकेशन आपने देनी होगी लोकेशन की, जो भी न्यू लोकेशन आपने चूज़ करी है, और ये बैच रिकॉर्ड भी आपने अपडेट करना होगा। ये आपने एनुअल रिपोर्ट के साथ में चेंजेस बीइंग इफेक्टेड सप्लीमेंट आपने भेजना होगा। क्लियर हो गया। थर्ड है, देखिए अगर आपने 2 कैंपस के बीच में एक जी आपका पहले जी पूरा डिफरेंस ही आपने कर दिया कि नोएडा से दिल्ली या नोएडा से आपने बुलंदशहर के लिए बिल्कुल शिफ्ट कर दिया, पूरा आपका पूरा कैंपस चेंज हो गया, डिफरेंट कैंपस हो गया, डिफरेंट पर्सनल हो गया, डिफरेंट इन्वायरमेंट हो गया, तो आपने जो है ना यहाँ पे पहले ही अप्रूवल चाहिए होगा कि भाई हमने ना पूरा का पूरा ही चेंज कर दिया सेटअप, अब मैन्युफैक्चरिंग साइट उठा करके बुलंदशहर पहुँचा दी, तो वहाँ से सारा कुछ जो है ना आपने अप्रूवल लेना होगा। तो उसके लिए एप्लीकेशन देनी होगी, पूरी नोटिफिकेशन भेजना होगा लोकेशन साइट का, पूरा बैच रिकॉर्ड आपने यहाँ पे देना होगा, एनुअल रिपोर्ट के साथ में ये पहले आपने अप्रूवल लेना है, देन ही तब आप लेवल 3 का चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग साइड में चेंज। अब देखिए हम दूसरा समझ रहे वो है बैच साइज चेंज। जैसे कि बैच साइज का मतलब है कि जब आपने अप्रूवल लेने के दौरान, जब आपने एक प्रोडक्ट भेजा था अपना एफडीए के पास, तो अप्रूवल लेने के दौरान आपने उनसे बोला था कि हमने 10,000 टैबलेट यहाँ पे बनाएंगे, 10,000 का हमारा एक बैच होगा, ठीक है। लेकिन बाद में आप चाहते हैं कि हमने 2 लाख का बैच एक बनाना चाह रहे हैं, 2 लाख टैबलेट का यहाँ पे हम बैच बना रहे हैं, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे देखिए एसओपी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, फॉर्मुलेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर या इक्विपमेंट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे जो उनकी कैपेबिलिटी है ना इक्विपमेंट के बनाने की या बोले तो टाइम काम करने की, तो वो थोड़ी चेंज होगी, अफेक्ट होगी। तो यहाँ पे 2 लेवल के चेंजेस हो जाते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। तो क्या क्या आपने करना है, क्या क्या यहाँ पे आपने रिपोर्ट करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर आप लेवल 1 का चेंज करते हैं, लेवल 1 का चेंज क्या है, चेंज इन बैच साइज अप टू एंड इंक्लूडिंग ए फैक्टर ऑफ 10 टाइम्स द साइज ऑफ द पायलट प्लांट। यानी कि जब आपने पायलट प्लांट का डेटा भेजा था ना स्टार्टिंग में, अगर आप उसे 10 गुना बनाना चाहते हैं, सपोज करो कि आपने यहाँ अपने 10
10 के यानी कि 10,000 टैबलेट का पहले आपने वादा किया था कि हम इतना बनाएंगे, लेकिन अगर आपने 10 गुना बढ़ा देते हैं, मतलब कि 1 लाख तक टैबलेट को बनाने लग जाते हैं, तो सिंपल आपका वो जो चेंज होगा ना, वो लेवल 1 का चेंज होगा, उसमें कोई खास चेंज नहीं है। आपने एनुअली इसको रिपोर्ट करना है और जो भी प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं ना, उनकी स्टेबिलिटी और बैच रिकॉर्ड वगैरह सारा कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन के साथ में भेजना होगा। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा है कि चेंज इन बैच साइज वी एंड ए फैक्टर ऑफ 10 टाइम्स द साइज ऑफ पायलट प्लांट, तो अगर देखिए जो आपने यहाँ पे डेटा भेजा था कि आपने 10,000 टैबलेट बनानी है एक बैच में, अगर उसके 10 गुने से ज़्यादा भी आप बनाने लग जाते हैं ना, वो लेवल 2 के अंदर आ जाएगा। 1 लाख तक तो वो लेवल 1 था, लेकिन 1,10,000, 1,20,000, 1,50,000, 2 लाख अगर आप टैबलेट बनाने लग जाते हैं तो वो लेवल 2 का चेंज कहा जाएगा। तो उसके लिए ना आपने चेंज विंग अफेक्टेड सप्लीमेंट भी भेजना होगा एनुअल रिपोर्ट के साथ में, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेम होंगी। क्लियर हो गया? तो ये है आपका बैच साइज में चेंजेस। नेक्स्ट देखिए वो है मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस। मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस देखिए 2 फैक्टर से अफेक्ट होती है। पहला इक्विपमेंट, आपने इक्विपमेंट ही चेंज कर दिया। दूसरा है देखिए वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, चलो तो मेथड ही आपने पूरा चेंज कर दिया। पहले हम समझते हैं कि अगर आप इक्विपमेंट में चेंज करते हैं तो यहाँ पर 2 लेवल के चेंजेस होते हैं। पहला है लेवल 1 एंड दूसरा है लेवल 2। तो लेवल 1 में क्या होता है कि अल्टरनेट इक्विपमेंट ऑफ सेम डिज़ाइन एंड प्रिंसिपल एंड ऑटोमेटेड इक्विपमेंट, कि अगर आप कोई इक्विपमेंट में चेंज कर देते हैं, जैसे कि सपोज करो कि मेरे पास में ना ये ब्लू पेन है और ये हमने डेटा के साथ भेजे थे कि हमने ब्लू पेन से ही लिखेंगे, हमने एफडीओ को डेटा भेजा, लेकिन बाद में याद आया कि भाई ब्लू पेन ना इस डिज़ाइन की नहीं, कोई दूसरे डिज़ाइन की हम यूज़ कर लें। तो ये थोड़ा बस उसका काम वही है, कलर वही है, बस थोड़ा डिज़ाइन चेंज हो गया। तो ये जो है ना थोड़ा ना लेवल 1 का चेंज कहा जाएगा। केवल आपने एनुअली रिपोर्ट करना होगा, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी का डेटा और बैच रिकॉर्ड और एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पे आपने फिल करके भेजनी होंगी। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा है कि सेकंड चेंज क्या है कि चेंज टू द इक्विपमेंट ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन। पहले हमने डेटा भेजा था कि हमने ना ब्लू पेन से लिखना है जी, अब बाद में हमारा मूड हुआ कि हमने तो भाई साहब यहाँ पर रेड पेन से लिखना है, तो बिल्कुल ये तो चेंज हो गया, यानी कि लेवल 2 का चेंज है। तो इसके लिए ना आपने ना चेंज बिंग अफेक्टेड सप्लीमेंट भी भेजना होगा। 1 महीने वेट करेगी क्या चेंजेस आए हैं और वो आपने वहाँ पे भेजने होंगे। क्लियर हो गया? बाकी का सारा कुछ यहाँ पे सेम है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपने देखा कि इक्विपमेंट में क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, कितने लेवल पे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना 3 लेवल के चेंजेस किए जा सकते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। यहाँ पे लेवल 1 एंड 2 जो है ना ऑलमोस्ट सिमिलर है, अभी मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि एडजस्टमेंट ऑफ इक्विपमेंट ऑपरेटिंग कंडीशन, यानी कि ऑपरेटिंग स्पीड या मिक्सिंग का टाइम, अगर आप ये सारी चीज़ें चेंज करते हैं। सिंपल समझो कि आपने जब डेटा भेजा था ना एफडीओ को अप्रूव होने के लिए, आपने वहाँ पे लिखा था कि हम ना इस इक्विपमेंट की स्पीड इतनी रखेंगे या मिक्सिंग हम ना 10 मिनट तक करेंगे, लेकिन बाद में आपका मूड चेंज हो कि हमने मिक्सिंग 8 मिनट तक ही करेंगे। तो ये जो है ना माइनर सा चेंज है, आपने थोड़ी सी ऑपरेटिंग स्पीड या ऑपरेटिंग कंडीशन वहाँ पे चेंज करी है। तो ये माइनर से चेंज है, लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चेंज कर रहे हैं, तो आपने ना चेंज विंग इफेक्टेड सप्लीमेंट भेजना होगा लेवल 1 के लिए भी। तो आपने 1 मंथ तक वेट करना है, कोई भी चेंज अगर आता है तो वो आपने एनुअल रिपोर्ट के साथ में अटैच करके भेजना है। बाकी सारा कुछ सेम है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग करनी होगी और आपने यहाँ पे बैच रिकॉर्ड अपडेट करके भेजना है। ठीक है। सेकंड जो आपका लेवल है वो भी सिमिलर है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, जो कि चेंजिंग इफेक्टेड सप्लीमेंट आपने भेजा होगा। लेकिन लेवल 3 जो कि आपका मेजर चेंज होता है, उसमें क्या करा आपने कि अगर आपने प्रोसेस ही चेंज कर दी, पहले आपने वेट ग्रेनुलेशन मेथड यूज़ कर रहे थे, फिर आपने ड्राई ग्रेनुलेशन चूज़ कर लिया। आपने मेथड जो भेजा था डेटा में एफडीए के पास, वो भेजा था कि हमने जो टैबलेट बनाएंगे ना वो वेट ग्रेनुलेशन मेथड से बनाएंगे, लेकिन बाद में आपने ड्राई ग्रेनुलेशन से बनाने लग गए या डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड से बनाने लगे, तो पूरी ही प्रोसेस चेंज होगी। तो ये चेंज करने से पहले आपने ना एनुअली रिपोर्ट के साथ में पहले आपने ना प्रायर अप्रूवल सप्लीमेंट भेजना होगा। अगर वहाँ से अप्रूवल मिलता है तो अब जो है ना आप यहाँ पे सारी जो बायो एसे वगैरह है या बायो स्टडी करेंगे, किसी बॉडी में क्लिनिकल यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे, तभी ये चेंजेस आप कर पाएंगे। तो इस तरीके से ना यहाँ पे जो है ना आपका कंप्लीट होता है सुपा गाइडलाइन और उसका रोल क्या है एंड उसकी सारी यहाँ पे कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखिए लास्ट में एक और क्वेश्चन आपका बचता है यूनिट फर्स्ट में ही, जो कि शॉर्ट में क्वेश्चन है, वो है यहाँ पे कि डिफाइन प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी क्या है। देखिए यहाँ पे आपका लास्ट में दे रखा है इंट्रोडक्शन टू प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। तो देखिए प्लेटफॉर्म प्लस टेक्नोलॉजी, प्लेटफॉर्म जब भी हम वर्ड सुनते हैं तो वही रेलवे वाला प्लेटफॉर्म आपको नज़र आएगा। तो वो ना आप जस्ट एज्यूम करो कि वो प्लेटफॉर्म जो है ना एक स्टेशन है, जो कि ट्रेन जो आने वाली होती हैं जाने वाली होती हैं, या जो भी यहाँ पे जो पैसेंजर आने वाले होते हैं जाने वाले होते हैं, उनको एक बेस प्रोवाइड करता है। मतलब कि एक सेट रहता है कि भाई आप फट से आओ, ट्रेन खड़ी मिलेगी, ट्रेन में आप बैठ के जाओगे।
तो सेम ऐसा ही यहाँ पे मेडिसिन को बनाने के लिए भी एक बेस प्रोसीजर पहले से ही रेडी हो, एक सेट प्रोसीजर रेडी हो, तो उसी को हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। प्लेटफॉर्म का मतलब एक बेस प्रोसीजर, या तो प्रोवाइड बेस या सेट प्रोसीजर ऑफ डोसेज फॉर्म। अभी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। एंड टेक्नोलॉजी का मतलब आपको पता ही है, एक प्रोसीजर किसी प्रोडक्ट को डेवलप करने को हमारा टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो इसके एग्जांपल से समझो कि यहाँ पे हमारी प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी के एग्जांपल इसकी नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो का मतलब कि छोटा छोटा टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी है कि इसमें जो है ना हमारी ना एक टेक्नोलॉजी होती है कि जिसमें ना छोटी छोटी गोली इस तरीके से न्यूक्लियस से पहले ही बनाए जाते हैं, ठीक है। ये रेडी हुए रहते हैं और सिंपल सा उस पर ही आपने ना अपनी मेडिकामेंट को अप्लाई करके एकदम जो डोसेज फॉर्म है उसको ना रेडी कर देना होता है। तो ये जो है ना आपकी नैनो टेक्नोलॉजी कही जाती है। ये चीज़ें ना पहले से ही रेडी होती हैं, यानी कि बेस आपका पहले से ही यहाँ पे सेट रहता है, आपने सिंपल से आगे की प्रोसेस को यहाँ पे करना होता है। तो सेम वही है आपका प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी कि ये जो ना एक फ्लेक्सिबल, ये कस्टमाइजेबल फ्रेमवर्क होता है जिसमें ना आप ना किसी भी न्यू प्रोडक्ट को या न्यू डोसेज फॉर्म को ना कम टाइम में ही, कम कॉस्ट में ही जल्दी से बना सकते हैं। वो आपका ना प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जैसे कि अगर आपने ट्रेन को चलाना है या आप मतलब कि आप ट्रेवल करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपल प्लेटफॉर्म पे जाओगे, बैठोगे और निकल जाओगे। अगर आप सोचोगे कि भाई मैंने तो अपनी ही ट्रेन पे चलना है, मैंने तो भाई खुद का स्टेशन बना के, खुद की सारी चीज़ें बना के, ट्रेन बना के तभी चलना है, तो वो बहुत टाइम लेगा ना, बहुत टाइम कंज्यूम होगा, कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। तो सिंपल वही है कि प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी आर फ्लेक्सिबल एंड कस्टमाइजेबल फ्रेमवर्क that used in industrial pharmacy to reduce time, cost and to make rapid development of new product, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट में जल्दी बन जाए, कम टाइम में बन जाए, कम खर्चे में बन जाए। तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, जिसकी नैनो टेक्नोलॉजी है, माइक्रोस्फीयर टेक्नोलॉजी है, लाइपोसोमल टेक्नोलॉजी है, हॉट मेल्ट एक्सट्रूजन है एंड इनहेलेशन टेक्नोलॉजी है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, लास्ट में लिखा हुआ है कि टू रिड्यूस प्रोडक्शन टाइम को आप रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ना बेस प्रोसीजर सेट मिलता है। यहाँ पे आपको आप कॉस्ट को कम कर सकते हैं, आपको जो प्रोडक्ट है आप उसकी एफिकेसी और क्वालिटी को यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं। वैक्सीन प्रोडक्शन में मोस्टली यही प्रोसेस यूज़ होती है, इसकी एप्लीकेशन होगी। लास्ट में है कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आप इसे ना जल्दी जल्दी लगातार मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना आपकी यूनिट फर्स्ट यहाँ पे कवर होती है। आई होप सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाने की इसको कोशिश करी है। अब जो यूनिट सेकंड है वो हमारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफ़र। अब यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, अब उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपने यूनिट सेकंड लिखी हुई है, जिसमें पहला क्वेश्चन बनता है देखिए वो है डिफाइन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड राइट द नेम ऑफ इंडियन एजेंसीज विच इन्वॉल्व्ड इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोसेस, जो कि 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन बनता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या है वो आपने बताना है, और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर कौन कौन सी कंपनी या एजेंसी करती हैं इंडिया के अंदर, उनका अपने नेम लिखना है। तो ये शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। अगर आपने ये समझ लिया मतलब कि पूरी यूनिट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो वर्ड को अगर हम ब्रेक करें, टेक्नोलॉजी प्लस ट्रांसफ़र। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी न्यू स्किल हो, कोई भी नॉलेज हो आपके पास, या कोई भी तरीका या इन्वेंशन अगर आपने कोई आइडिया निकाला हो, वो आपकी टेक्नोलॉजी कही जाएगी। एंड ट्रांसफ़र का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह, या एक पर्सन से दूसरी जगह पर दूसरे पर्सन पे भेजना, एक कंपनी से दूसरी कंपनी को भेजना, वो आपका ट्रांसफ़र कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि सपोज़ करो कि आपके पास, सपोज मैं आपको समझा देता हूँ कि ये हमारी कोई कंपनी है PW नाम से, फार्मेसी वाला के नेम से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मेडिसिन्स की, और कोई दूसरी कंपनी है। ठीक है, तो हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन है यानी कि R&D जो है, उसने जो है ना हमारी एक न्यू मेडिसिन को डिस्कवर किया है, या एक बोल सकते हैं कोई वैक्सीन खोजी है, कोरोना की कोई न्यू वैक्सीन खोजी है। अब दूसरी जो कंपनी है इंडिया की, उनके पास तो वो नहीं है। अब हम चाहते हैं कि हमको इस खोज का और फ़ायदा हो, तो हम क्या करते हैं ना, अपनी टेक्नोलॉजी को ना उनके पास शेयर करते हैं, या बोलते ट्रांसफ़र करते हैं। वो हमारे उसके बदले में ना हमको रुपये देते हैं, कि कॉमर्शलाइजेशन हमारा होता है। तो यही जो प्रोसेस है कि अपने तरीके को, अपनी स्किल को, अपनी नॉलेज को, अपने इन्वेंशन को किसी दूसरे पर्सन को, किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफ़र करना, किसी रुपयों के बदले में, या तो अपने कॉमर्शलाइजेशन करने के पर्पज़ से, वही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कहा जाता है। ये केवल मेडिसिन के फील्ड में ही नहीं होता, किसी भी फील्ड में ले लो, हर कोई ज़्यादातर ऐसा ही करता है। तो सपोज़ करो कि आपने यहाँ पे, या बोलते हमारी कंपनी ने कोई वैक्सीन वगैरह बनाई, जो कि अभी तक कोरोना की ऐसी कोई सेफ़ या इफेक्टिव या नहीं है, जस्ट एज्यूम ही करके चलना, मैं जस्ट समझा रहा हूँ। तो मैं अगर उनको सभी को ट्रांसफ़र करूँ सारी नॉलेज को, तो वही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कहा जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से देखिए यहाँ पे वही लिखा है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ ड्रग डेटा
इट्स डिस्कवरी, डिज़ाइन, टेक्निकल नॉलेज और ट्रेड सीक्रेट फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी। कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या होता है कि ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो ड्रग प्रोडक्ट है उसको, प्लस उसकी डिस्कवरी को, उसके डिज़ाइन को, उसकी टेक्निकल नॉलेज को, प्लस सारे जो सीक्रेट हैं ट्रेडिंग के, वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी को शेयर किए जाते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं, वही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉमर्शलाइजेशन में। जो भी आप देखिए रुपए कमाएंगे, इससे बहुत ज़्यादा कमाई होगी, प्लस फ़ायदा इस कंपनी का भी होगा। कैसे? देखो, हमको तो यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करने से रुपए बनेंगे, इसका कुछ भी खर्चा नहीं होगा, इसको सिंपल टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, बस आप इसने डायरेक्ट ना प्रोडक्शन करना होगा। फ़ायदा इसका भी है, हमारा भी है, और साथ के साथ हमारे देश का भी फ़ायदा है, क्योंकि जो चीज़ पहले महंगी मिल रही होगी वो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से ना सस्ती भी मिलने लगेगी। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। इट जनरेट हाई प्रॉफिट, ये हाई प्रॉफिट जनरेट करती है और प्रोडक्शन टाइम को कम करती है और कॉस्ट को भी कम करती है। इतना आपको क्लियर हो गया। अभी कंपनी है कौन कौन सी इंडिया के अंदर हैं जो ये काम करती हैं, वो यहाँ पे ना उनके नेम लिखे हुए हैं जो कि आपने क्वेश्चन में लिखने होंगे। तो ये जो कंपनी है ना सारी पांचों की पांचों, आगे मैंने लिखा है कि टीटी एजेंसीज इन इंडिया, एपीसीटीटी, ये डी गलत है, यहाँ पे टीटी है, यहाँ पे एनआरडीसी, टीआईएफए की इत्तेफाक, बिसिल, बीसीआईएल, इनका बिसिल नाम नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है बीसीआईएल, टीवीएसएन, एसआईडीबीआई। तो यहाँ पे उन्हीं का नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, फुल फॉर्म देख, ये इसके ऊपर ना पूरा सेपरेट क्वेश्चन है, अभी लास्ट में जब वीडियो के पहुँचोगे तो आपको एक अलग क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये कंपनी करती क्या है? देखो, ये कंपनी कनेक्ट होती है किसी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन से, किसी भी यूनिवर्सिटी के, या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है ना, वहाँ पे स्टूडेंट रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, तो ये कंपनी उनसे कनेक्ट होती हैं, उनसे टेक्नोलॉजी लेती हैं और ट्रांसफ़र कर देती हैं स्मॉल या मीडियम साइज़ के जो एंटरप्राइजेज होते हैं, कंपनी होती हैं, उनसे उनको ट्रांसफ़र करके कॉमर्शलाइजेशन करती हैं। तो अभी इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, सिंपल आपने पहले इनका नेम लिखना है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है ना यूनिट सेकंड से, वो है एक्सप्लेन द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड राइट WHO गाइडलाइन फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो कि 7 या फिर 10 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे देखिए, आप सिलेबस में देखोगे, यहाँ पे है WHO गाइडलाइंस फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कि WHO की कौन कौन सी गाइडलाइन है अगर आप टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और कौन कौन से प्रोटोकॉल आपने फॉलो करने होते हैं, रूल फॉलो करने होते हैं, वही आपने डिस्कस करना है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है ना, तो आपने डायरेक्टली ना WHO की गाइडलाइन नहीं लिखनी है, पहले आपने समझाना होगा कि आखिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या होता है। सेम ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना, वो इतना आपने यहाँ पे सेम छाप देना होगा। ठीक है, समझ आ गई कि कैसे आपने क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है। देन उसके बाद आपने हेडिंग डालनी होगी WHO गाइडलाइन फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। WHO के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या है, तो पहले आपने डिफाइन कर देना होगा कि अकॉर्डिंग टू WHO, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र डिफाइंड एज ए लॉजिकल प्रोसीजर दैट कंट्रोल्स द ट्रांसफ़र ऑफ एनी प्रोसेस टुगेदर विद इट्स डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज बिटवीन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर और बिटवीन मैन्युफैक्चर साइड। मतलब क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एक लॉजिकल प्रोसीजर होता है, एक किसी काम से, या बोलते हैं कि जिसका कुछ फ़ायदा हो, आप उस तरीके से बोल सकते हैं, उसका एक प्रोसीजर होता है लॉजिकल, जिसका कुछ मतलब हो। डेट कंट्रोल्स द ट्रांसफ़र ऑफ एनी प्रोसेस, जिसमें कोई भी प्रोसेस, कोई भी इन्वेंशन, कोई भी स्किल को ट्रांसफ़र किया जाता है, उसके डॉक्यूमेंटेशन के साथ में व लिखित वो दिया जाता है। एंड कोई भी प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, मतलब कि कोई भी वहाँ पे वर्कर या स्किल्ड पर्सन अगर काम कर रहा है मेरी कंपनी में, तो वो भी साथ के साथ जाएगा बताने के लिए, अच्छे से समझाएगा, तभी तो अच्छे से ट्रांसफ़र होगी ना टेक्नोलॉजी। सपोज R&D में मैं काम कर रहा हूँ या कोई और वर्कर काम कर रहा है, उसी को सारी चीज़ें, ये प्रोसेस पता है, तो बाकायदा वो भी जाएगा और उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन जाएगा कि क्या प्रोसेस है। तो किस किस के बीच में जाएगा? दो मैन्युफैक्चरिंग साइट या दो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बीच में। जैसे कि सिंपल मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये हमारी सेंडिंग यूनिट है फार्मेसी वाला, या ये किसी दूसरी अनदर कंपनी को, जो रिसीविंग यूनिट है ना, उसको कोई भी जो टेक्नोलॉजी है ना उसको ट्रांसफ़र कर रही है। तो ये होगी आपकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और WHO के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन। अब यहाँ पे लिखा है कि जब भी हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करते हैं तो कुछ गाइडलाइन WHO की हमने फॉलो करनी पड़ती हैं, जो कि एज ए फ्रेमवर्क काम करती हैं कि क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या आपने नहीं करना है। तो वही जो गाइडलाइन है यहाँ पे बारी बारी से लिखी हुई हैं, और ये जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी हर एक बुक में ना सेम मिल जाएगी, क्योंकि WHO के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहली गाइडलाइन क्या है इसकी। पहला है कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स डॉक्यूमेंटेड
प्लान्ड अप्रोच यूजिंग ट्रेंड एंड नॉलेजेबल स्टाफ वर्किंग विद इन ए क्वालिटी सिस्टम। कि जब भी आप टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करोगे तो आपने ना उसका डॉक्यूमेंटेड रूप में देना होगा, बिल्कुल लिखित रूप में। और ये पहले से ही प्लान्ड अप्रोच होगा आपका, आपने पूरा प्लान करना है। और जो भी नॉलेजेबल स्टाफ है जो यहाँ पे वर्क कर रहा है आपके सिस्टम में, आपकी कंपनी में, वो भी आपने यहाँ पे भेजना होगा। एंड इट प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। कि अगर आप एक सेंडिंग यूनिट है, अगर आप टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप डेवलपमेंट का, प्रोडक्शन का एंड क्वालिटी कंट्रोल सभी सेक्शन का डेटा आप रिसीविंग यूनिट को भेजें। तो ये इसकी पहली क्या होगी, गाइडलाइन होगी। सेकंड गाइडलाइन है कि ए टाइम पीरियड शुड बी डिफाइंड फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कि कभी भी कर दोगे या एक आध साल में जाके करोगे। तो एक लिमिटेड टाइम, स्पेसिफिक डिफाइंड टाइम होना चाहिए कि इतने टाइम से इतने टाइम में आपने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर दोगे। तो ये वही दे रखा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कि देयर आर फॉलोइंग रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। कि और क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कि देयर शुड बी इक्वल फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट एट द सेंडिंग यूनिट एंड द रिसीविंग यूनिट। जहाँ से हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो, एंड जहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जा रही है, तो दोनों के पास सेम इक्विपमेंट होने चाहिए, सेम सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि जो भी मेडिसिन आप बना रहे हैं वो भी अच्छे से बन सकें। तो ये इसकी गाइडलाइन होगी। एंड नेक्स्ट है कि एडुकेट ट्रेंड स्टाफ शुड बी अवेलेबल एंड रिसीविंग यूनिट। जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं रिसीविंग यूनिट के पास में, तो उसके पास ना ट्रेंड स्टाफ होना ज़रूरी है जो वहाँ पे काम कर सकें। नेक्स्ट है कि एसओपी, प्रोटोकॉल, रिपोर्ट, स्पेसिफिकेशन, क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर, सपोर्टेड डेटा, सारा कुछ जो सेंडिंग यूनिट है उसको भेजना चाहिए रिसीविंग यूनिट को। मतलब कि सपोज मेरी कंपनी है तो हमको चाहिए कि हमको ना पूरा एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की कैसे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, वो सारे प्रोटोकॉल, सारी रिपोर्ट, सारे स्पेसिफिकेशन, सारे क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर, कुछ सपोर्टिव डाटा, सारा भेज देना चाहिए रिसीविंग यूनिट को, ताकि उसको कोई दिक्कत नहीं आए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है कि एनी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी में लीड टू इनइफेक्टिव ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। कि दो पार्टीज़ हैं ना, दो कंपनीज है, दोनों के बीच में सारी बात ना ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए, कोई भी छिपाने का काम नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी आप छिपाते हैं या कुछ आप नहीं भेजते हैं तो वहाँ पे ना टेक्नोलॉजी में दिक्कत आएगी, वो पूरी तरीके से वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा। जो कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बनी रहनी चाहिए दोनों कंपनी के बीच में, वही आपकी सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कही जाएगी। तो ये गाइडलाइन है WHO की, जो कि आपने फॉलो करनी ही होती है। नेक्स्ट है कि इफ रिसीविंग यूनिट आइडेंटिफाइज पार्टिकुलर प्रॉब्लम विद ट्रांसफर प्रोसेस, सो आरयू शुड कम्युनिकेट बैक टू द एसयू। अगर आरयू, रिसीविंग यूनिट, कोई प्रॉब्लम फाइंड कर दे कि हमारे भाई टेक्नोलॉजी में ना ये दिक्कत आ रही है, तो सेंडिंग यूनिट को भी चाहिए कि वो उसकी जाकर के हेल्प करे, और रिसीविंग यूनिट को भी चाहिए कि वो उससे डायरेक्टली कांटेक्ट करें। तो ये इसकी गाइडलाइन है। नेक्स्ट है कि रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट इन द कंट्री ऑफ सेंडिंग यूनिट एंड रिसीविंग यूनिट शुड बी कंसिडर्ड एंड एक्सप्लेन्ड कंसिस्टेंटली थ्रू अ ट्रांसफ़र प्रोग्राम। मतलब क्या है इसका कि सपोज करो कि अगर आप ना टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र जो कर रहे हैं ना वो इंटरनेशनली कर रहे हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जिसके हमारे यहाँ पे FDA वगैरह है, CDSCO वगैरह है, ऐसे दूसरे कंट्री में दूसरा होगा। तो आपने ना दोनों की रिक्वायरमेंट को कंसिडर करना होगा, दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के काम करना होगा कि जो भी आप चीज़ें भेज रहे हैं वो उनकी कानून के ही अंडर आता है, उसके खिलाफ ना जाए। तो ये आपने ना पूरी, जब भी आप टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो अच्छे से एक्सप्लेन करके चलना है या ध्यान में रख के चलना है। तो ये वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि लास्ट का पॉइंट कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट बिटवीन डिफरेंट कंपनीज हैव लीगल एंड इकोनॉमिक कनेक्शन। कि जब भी आप टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक बंदे से दूसरे बंदे पे, एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे जा रही है, तो उनके बीच में ना लीगल, एकदम कानूनी कनेक्शन होता है, साथ के साथ इकोनॉमिक कनेक्शन भी होता है। कि आपको जब भी आप टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, तो पूरी तरीके से ये सारी चीज़ें डिसाइड कर लेनी चाहिए टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र करने से पहले कि कितने प्राइसिंग में ये टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या किसका राइट रहेगा, क्या किसकी रॉयल्टी रहेगी, नहीं रहेगी, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे लिखा है कि बिफोर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। मतलब कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को करने से पहले या प्लान करने से पहले कुछ जो इशूज़ हैं, कौन कौन से, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कि प्रोडक्ट पे किसका राइट रहेगा, नहीं रहेगा, किसके नाम पे वो रजिस्टर्ड रहेगा, नहीं रहेगा, वो रॉयल्टीज़ कि कितना % आप दोगे, नहीं दोगे, प्राइसिंग, कितना प्राइस आप ले रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने का, वो, एंड कोई भी और भी वजह जो कि लड़ाई करवा सकती हो, एंड कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, सारा कुछ आपने ना ट्रांसफ़र करने से पहले कर लेना चाहिए सेटल।
मतलब कि ये कोई भी इशू नहीं आना चाहिए कि भाई आपने इतने रुपए देने थे, उतने नहीं देने थे। सारे कुछ एग्रीमेंट वगैरह, सारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वगैरह है ना, वो पहले से ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने से पहले ही आपने सेटल कर लेने हैं, सॉर्ट आउट कर लेने हैं। तो ये है ना गाइडलाइन किसकी, WHO की, अगर आप टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे क्वेश्चन में जोड़ा पड़ा है कि आपने ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के ना प्रोटोकॉल भी बताने हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है? जैसे कि कोई भी हमारा बड़ा आदमी होता है, प्रेसिडेंट वगैरह या प्राइम मिनिस्टर वगैरह, तो उसके लिए भी ना प्रोटोकॉल होते हैं कि भाई वो आ रहा है ना, तो बहुत ध्यान चीज़ें रखनी होती हैं। तो सेम इसी तरीके से ना प्रोटोकॉल का मतलब है एक सेट ऑफ रूल, जो कि अगर आप टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एक अपने ना रूल फॉलो करने होंगे, जो कि डॉक्यूमेंट टाइप में आपने ना पूरा मेंशन करके रखना होता है या भेजना होता है। तो वही आपका ना यहाँ पे कहा जाता है प्रोटोकॉल। तो लिखा है कि एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल विच इन्वॉल्व इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू अनदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो ये क्या होता है, एक रूल होता है, एक मतलब सेट होता है रूल का, जो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। और जो सारी जो बातें जो होती हैं उनको नहीं, मतलब कि डॉक्यूमेंट फॉर्म में मेंटेन करके रखता है, जब वो आपने फॉलो करनी होती है सेंडिंग यूनिट ने एंड रिसीविंग यूनिट ने। तो यहाँ पे ना प्रोटोकॉल के बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं। सबसे पहले कि पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफ़र, कि डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिखा होना चाहिए कि क्या पर्पस है इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने का, एंड ऑब्जेक्टिव वगैरह। साथ के साथ स्कोप ऑफ ट्रांसफ़र, कि बाद में जो आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका क्या यूज़ किया जा सकता है, कहाँ पे प्रोडक्शन पे आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो बातें आपने लिखनी है। जो भी स्किल्ड पर्सन है वो कौन कौन से वहाँ पे जाएंगे और उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे लिखने आपने होंगी। एंड कंपैरिजन ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट, एंड सारे जो भी सेंडिंग एंड रिसीविंग यूनिट के बीच में जो भी मेथड है उनको आपने ने कंपेयर भी करना है कि वहाँ पे ये इक्विपमेंट है या फिर नहीं है, सेंडिंग यूनिट के पास जो है वो रिसीविंग यूनिट के पास है या फिर नहीं है, जो भी वहाँ पे मटेरियल है, इक्विपमेंट है, और सारे मेथड आपने ना वहाँ पे कंपेयर करके लिखने होंगे। नेक्स्ट है कि डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ ईच स्टेज ऑफ प्रोसेस कंट्रोल एंड क्रिटिकल स्टेज। अगर कहीं पे कोई क्रिटिकल स्टेज है, कोई नाजुक ऐसी स्टेज है जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी घट सकती है, तो वो भी आपने ना एविडेंस के साथ में, बिल्कुल प्रूफ के साथ में देनी होगी कि भाई आपने ना ये चीज़ नहीं करनी है वरना प्रोडक्ट की क्वालिटी घट जाएगी। तो इस तरीके से आपने सारे डेटा यहाँ पे भेजना होगा, प्रोटोकॉल को यहाँ पे फॉलो करना है। नेक्स्ट है कि असेसमेंट ऑफ CCP, आपने ना क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का असेसमेंट करना होगा, यानी कि ऐसे पॉइंट जहाँ से प्रोडक्ट की क्वालिटी घट सकती है। असेसमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जो पूरी प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसका आपने असेसमेंट करना होगा। इन्फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बैचेस, सारे जो बैचेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। प्रोसेस को वैलिडेट करना है, उसका वैलिडेशन करना है। असेसमेंट ऑफ OOS आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो चीज़ स्पेसिफिकेशन के बाहर चली जाती है, जो पहले से सोची नहीं होती है वो हो जाती है, तो उनका असेसमेंट। एंड एनालिसिस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट की एनालिसिस करना, एंड लास्ट में डॉक्यूमेंट रूप में रिपोर्ट की एनालिसिस करना। तो ये जो ना सारे प्रोटोकॉल हैं जो कि आपने इस तरीके से लिख करके देने होते हैं और मेंटेन करने होते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के दौरान। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ना आपका ये जो क्वेश्चन है ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और WHO की गाइडलाइन क्या है वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है वो है यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट QRM, उसका प्रिंसिपल एंड प्रोसेस क्या है QRM की, जो कि 7 या फिर 10 मार्क्स में क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले ना अपने वर्ड को ब्रेक कर देना है तीनों को। क्वालिटी का मतलब होता है डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, मतलब कि हम बोलते हैं ना कि ये प्रोडक्ट भाई इतना अच्छा है, आखिर वो कितना एक्सीलेंट है, कितना डिग्री ऑफ एक्सीलेंस है, तो वही कहा जाता है क्वालिटी। रिस्क का मतलब है कि नुकसान हो जाना, खतरा रहना, तो हार्म और लॉस। रिस्क का मतलब हो गया। मैनेजमेंट का मतलब है कि मैनेज करना, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंडीशन है, आप उसको कैसे डील करोगे, कैसे उसको कंट्रोल करोगे, वही मैनेजमेंट कहा जाता है। तो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट क्या है, QRM क्या है, कि जब आप प्रोडक्ट को बनाते हैं तो बनाने की फर्स्ट स्टेप से लेके और प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट तक या पूरी होल लाइफ साइकिल तक उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, उसको मैनेज करके रखना, जो भी रिस्क आते हैं उसकी क्वालिटी को कम करने वाले उनको रिड्यूस करना, वही कहा जाता है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। देखिए QRM ना इंडस्ट्रियल फार्मेसी या बोलते तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं ना, मेडिसिन, सिरप, टैबलेट, ये जो सारी चीज़ें वगैरह होती हैं, ये भाई हमारी बॉडी में जाती हैं और इनकी क्वालिटी मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि इनका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी पे नहीं पड़े। तो उन्हीं को मैनेज करने की जो प्रोसेस है ना, जो भी सारे रिस्क होते हैं, वही हमारी QRM होती है। अब क्लियर हो गया? अब आगे लिखते हैं सिंपल, जैसे कि मैंने हाईलाइट यहाँ पे कर रखा है कि क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट इज़ द सिस्टमेटिक प्रोसेस
सिस्टमेटिक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो आपने फॉलो करनी होती है, विच इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। कि इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे घट सकती है, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी असेसमेंट करते हैं, उनको चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं, देन उनको हम मैनेज करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ये कहा जाता है QRM। तो ये जो है ना क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल का ही पार्ट होता है और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रोल यहाँ पे निभाता है। एंड नेक्स्ट लिखा है कि QRM प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वेयर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर। मैंने वही बात बोली ना कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारी जो मेडिसिन है हमारी बॉडी में जाती है और वो ना हमें हार्म भी कर सकती है। तो कोई भी नुकसान ना हो मेडिसिन की वजह से, तो उनकी क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पे QRM ही रोल निभाता है। तो QRM करता क्या है, क्वालिटी को कंट्रोल करता है, जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है अक्रॉस द लाइफ साइकिल, जितनी भी उनकी लाइफ पीरियड है, लाइफ स्पेन है प्रोडक्ट का, पूरी लाइफ के दौरान उनकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना QRM का काम होता है। तो QRM एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। तो इसका एक प्रिंसिपल होता है, यहाँ पे लिखे हुए हैं दो इसके मतलब प्रिंसिपल होते हैं जो मैनेज करने में रोल निभाते हैं। सबसे पहले कि द असेसमेंट एंड द इवेल्युएशन ऑफ क्वालिटी रिस्क शुड बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज एंड फोकस ऑन कंज्यूमर सेफ्टी। कि जो भी आप रिस्क को आइडेंटिफाई करोगे ना, वो साइंटिफिक नॉलेज पर ही होना चाहिए। उनका असेसमेंट, उनका इवेल्युएशन कोई किसी के कहने से या ना कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि आपके पास एकदम वैलिड और साइंटिफिक रीजन होना चाहिए। एंड आपने ध्यान रखना है कि जो भी प्रोडक्ट है वो सेफ़ रहे, कंज्यूमर के लिए सेफ़ रहे, इस चीज़ पे फोकस करना है। ये इसका मेन प्रिंसिपल हो गया। सेकंड प्रिंसिपल ये है कि द अमाउंट ऑफ एफर्ट या बोलते द लेवल ऑफ एफर्ट या फॉर्मेलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ QRM प्रोसेस शुड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ रिस्क। कि जितना ज़्यादा रिस्क होता है किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कम होने में, आपको चाहिए कि आपने उतना ही ज़्यादा एफर्ट लगाने हैं, उतनी ही ज़्यादा फॉर्मेलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान देना है QRM के दौरान। तो ये है सिंपल इसका प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं कि आखिर QRM कैसे होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे कि बोला था कि सिस्टमेटिक प्रोसेस है, मतलब कि इसमें कई सारे स्टेप होंगे। तो यहाँ पे जो है ना उसकी स्टेप लिखी हुई है। सबसे पहले कि QRM इनिशिएशन, ये पहले सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट होती है। फिर हम करते हैं रिस्क का असेसमेंट, मतलब कि उसको चेक करते हैं कि आखिर क्या रिस्क है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारे प्रोडक्ट को। एंड देन उसको हम करते हैं कंट्रोल। अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। देन हमारी क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट का रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट आएगा फिर हम उसकी चेकिंग करेंगे, यानी कि उसका रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद में हम रिस्क से रिलेटेड कम्युनिकेशन कर सकते हैं डिफरेंट लेवल पे। यहाँ पे ना मतलब कई सारे ना मैनेजर काम करते हैं जो कि मैनेज करने का काम करते हैं रिस्क को। कई लेवल होते हैं, अभी हमने यहाँ पे सारा कुछ समझा रखा है। कि देखो स्टार्टिंग होती है आपकी यहाँ से इनिशिएशन ऑफ QRM, जिसको हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ QRM प्रोसेस। पहले स्टार्ट होती है QRM प्रोसेस, फिर रिस्क का असेसमेंट होता है, यानी कि चेकिंग होती है। इसमें 3 चीज़ें आपने देखनी होती हैं। पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि आखिर क्या रिस्क है, फिर एनालिसिस करनी है रिस्क की कि कितना रिस्क हो सकता है और किस वजह से रिस्क हो रहा है। फिर आपने एवेल्युएशन करना है कि जो रिस्क हुआ है क्या वो हमारे क्राइटेरिया के अंदर है, क्या वो इतना हमारा प्रोडक्ट झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा। अगर यहाँ पे नहीं झेल पाता है तो फिर हम उसका रिडक्शन करते हैं, उसका साइज रिस्क का हम कंट्रोल करते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड स्टेप आती है रिस्क कंट्रोल। रिस्क कंट्रोल मतलब कि रिडक्शन ऑफ रिस्क को हम रिड्यूस करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं साथ के साथ में कि हाँ हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को ये रिस्क है। अगर वो रिस्क एक्सेप्टेबल नहीं होता है ना तो फिर हम दोबारा से भेजते हैं असेसमेंट करने के लिए, मतलब कि भाई दोबारा से चेक करो कि आखिर किस वजह से रिस्क आ रहा है, कितनी क्वांटिटी में आ रहा है, इसका एवेल्युएशन करो। तो उसको हम बोलते हैं अनएक्सेप्टेबल रिस्क। वो दोबारा से इस स्टेप पे पहुंच जाता है। यहाँ पे कुछ अलग बंदे काम करते हैं, यहाँ पे अलग बंदे काम करते हैं और इनके बीच में ना हर स्टेज पे ना रिस्क कम्युनिकेशन होता रहता है। रिस्क से रिलेटेड सारी बातचीत होती रहती है, ठीक है। वही चीज़ हमारी यहाँ पे लास्ट स्टेप रिस्क कम्युनिकेशन क्लियर हुआ। एंड जब हम यहाँ पे हमारा ये हो जाता है रिस्क असेसमेंट के बाद में ये पता चलता है कि हाँ जी हमारे प्रोडक्ट को ये रिस्क है, इवेल्यूएट कर लिया, तो हमने रिस्क को रिड्यूस करना होता है। और रिड्यूस होने के बाद में जब वो एक्सेप्टेबल होता है कि हाँ जी हमारा प्रोडक्ट में अगर इतना रिस्क है तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा, तो एक्सेप्टेबल होने के बाद में हम भेजते हैं रिजल्ट ऑफ QRM प्रोसेस में। मतलब कि यहाँ पे जो सारा जो रिजल्ट आया है
उससे जो रिस्क वगैरह है उनको हमने रिव्यू करते हैं। अगर वो जो हमने रिस्क जो हमको नज़र आ रहे हैं रिव्यू करने के दौरान अगर ये है कि वो हमारे कंट्रोल में है या वो एक्सेप्टेबल है तो अच्छी बात है। अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो वापस से रिस्क कंट्रोल सेक्शन में जाएगा, जहाँ पे दोबारा से उनको रिड्यूस करने की कोशिश करी जाएगी। और यहाँ पे हर एक लेवल पे लगातार यहाँ पे कम्युनिकेशन होता रहता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ना 5 स्टेप हो गई ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो बारी बारी से इनके बारे में लिखना है, आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहला है QRM प्रोसेस का इनिशिएशन, स्टार्टिंग करना। जब आप इसको स्टार्ट करोगे QRM प्रोसेस को, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को, तो आपके दिमाग में ना कई सारे सवाल होंगे, आपको कोई इन्फॉर्मेशन डेटा वगैरह चाहिए होगी। तो वही है कि टाइप ऑफ रिस्क एंड प्रॉब्लम, आपने पहले ये देखना है कि किस टाइप का रिस्क हो सकता है, प्रॉब्लम क्या हो सकती है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस उठेंगे, वो सारे सवाल आपके पास आएंगे। देन उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, बैकग्राउंड में डेटा है, रॉ डेटा है, जो कि आपको चाहिए, API से रिलेटेड, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, सारी प्रोसेसिंग से रिलेटेड, या आपने कहाँ पे उसको स्टोर करना है उससे रिलेटेड, तो वो आपने पहले QRM को स्टार्ट करने से पहले डेटा सारा चाहिए होता है। एंड उसी से रिलेटेड कौन कौन से हज़ार्ड्स हो सकते हैं, पोटेंशियल नुकसान कर सकते हैं आपकी क्वालिटी को, तो वो आपके पास यहाँ पे इनिशिएशन करने से पहले डेटा होना चाहिए। ठीक है। फिर आप ना सेकंड स्टेप पे बढ़ते हैं, वो है रिस्क असेसमेंट। इसमें ना 3 स्टेप इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करो, व्हाट माइट गो रॉन्ग, क्या गलत हो सकता है हमारे प्रोडक्ट के साथ में। अगर ये हमको पता चल गया, फिर हम उसकी करते हैं एनालिसिस कि आखिर कितनी क्वांटिटी में वो हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है। उसकी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस यहाँ पे हम करते हैं। एंड ये पता लगाते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है हमारे प्रोडक्ट को ख़राब होने की या उसके साथ ये घटना घटित होने की। तो ये हमारा एनालिसिस ऑफ रिस्क कहा जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं रिस्क का इवेल्युएशन, मतलब व्हाट इज़ द सिवियरिटी, कितना गंभीर उसका रिस्क है, मतलब कि कितना ज़्यादा सीरियस हो सकता है। तो अगर एक लिमिट होती है ना कि इस लिमिट से इस लिमिट तक अगर हमारा रिस्क है, सपोज इस लिमिट से इस लिमिट तक हमारा ये रिस्क आता है तो ये एप्लीकेबल है। अगर इससे बाहर जाता है ना तो भाई फिर आपने रिडक्शन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वही कहा जाता है रिस्क इवेल्युएशन। रिस्क का इवेल्युएशन करना किसी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपका जो रिस्क है वो क्राइटेरिया से बाहर जा रहा है, फिर आपने ना उसको रिड्यूस करना होता है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, वही होता है रिस्क कंट्रोल करना। इसमें 2 स्टेप है, रिस्क का रिडक्शन करना, आपने रिस्क को रिड्यूस किया कोई भी चेंजेस करके, कोई भी एक्शन लेके, या उसकी सिवियरिटी को कम किया, तो ये आपका रिस्क रिडक्शन कहा जाएगा। रिस्क में रिडक्शन होने के बाद में वो एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं है, मतलब कि वो आपके क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है अभी भी या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, आपने आगे बढ़ाना है। अगर नहीं आ रहा है तो दोबारा से यहाँ पर रिडक्शन करने की कोशिश करनी है। ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता देता हूँ कि रिस्क एक्सेप्टेंस का मतलब है कि इट इज़ द डिसीजन टू एक्सेप्ट द रिस्क, रिस्क को एक्सेप्ट करने का डिसीजन लेना। ठीक है। जब वो एक्सेप्टेबल होता है ना, देन उसके बाद ना रिजल्ट निकलता है QRM प्रोसेस का, और वो हमारे डॉक्यूमेंट फॉर्म में होता है, जो कि रिव्यू करने के लिए भेजा जाता है दूसरे बोल सकते हैं पर्सन के पास में, जो कि रिस्क को रिव्यू करता है कि क्या ये जो भी यहाँ पे डेटा निकला है क्या वो एक्सेप्टेबल रहेगा, कोई खतरा तो नहीं रहेगा। फिर भी अगर वहाँ से कंफर्म पास हो जाता है तो मतलब कि अच्छी बात है। अगर नहीं होता है और वो सजेशन भी देता है कि क्या क्या चेंजेस आपने इस प्रोडक्ट में यहाँ पे करने हैं। अगर वहाँ पे वो कोई भी सजेशन नहीं देता है या उसको अप्रूव करता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं करता है तो दोबारा से यहाँ पे ये जो है आपका रिस्क कंट्रोल में दोबारा से पहुँच जाता है। क्लियर हो गया। लास्ट में यहाँ पे ना रिस्क कम्युनिकेशन मैंने समझा है कि रिस्क कम्युनिकेशन मतलब कि हर एक रिस्क इन्फॉर्मेशन के स्टेज पे जो मैनेजमेंट है, जो भी मैनेजर वहाँ पे काम कर रहे हैं या जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है ना हर एक स्टेज पे, वही रिस्क कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो इस तरीके से ना हमारा ये जो क्वेश्चन है QRM, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या है इसका प्रिंसिपल और इसकी प्रोसेस वगैरह। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम R&D टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक सेक्शन होता है जहाँ पे आपका कोई भी मेडिकामेंट है उसकी रिसर्च वगैरह होती है, उसका बोल सकते हैं डेटा या जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट वहाँ पे बनाया जाता है। फिर वहाँ पे वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारी जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजी जाती है, क्या क्या चीज़ें भेजनी होती हैं, सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उनके बारे में आपने बताना है। तो ये जो है 7 मार्क्स में क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है ना तो डायरेक्टली आपने उसके स्टेप नहीं लिख देनी है, पहले आपने समझाना हो कि आखिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या है, जो कि मैं बता चुका हूँ, जो कि 2 मार्क्स में डिस्कस किया था कि टेक्नोलॉजी मतलब कि ये ट्रांसफ़र यानी कि ये, और उसकी डेफिनेशन यहाँ पे।
ठीक है। अब हेडिंग डालनी होगी आपने कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फ्रॉम R&D टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया या सेक्शन, जहाँ पे एक्चुअली में साइंटिस्ट बैठ करके रिसर्च करते हैं, एक टेक्नोलॉजी को या एक इन्वेंशन को वहाँ पे डेवलप करते हैं। ठीक है। अब आपके पास पूरी रिसर्च एक फॉर्मुलेशन से रिलेटेड हो चुकी है। अब आपने कहना है या चाहते हैं कि अब इसको आपने ना किसी दूसरी कंपनी के पास में या अपनी ही कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग साइट पे भेजना है, तो क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होंगी। तो लिखा है कि फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम R&D सेक्शन टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए डॉक्यूमेंट इज प्रोवाइडेड बाय R&D सेक्शन टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट लेबोरेटरी विच नोन एज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डोसियर। कि जब भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाती है R&D से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो R&D जो सेक्शन जो होता है ना, एक डॉक्यूमेंट बनाता है, और उस डॉक्यूमेंट में ना सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि भेजा जाता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, और उसी को हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र डोजियर, TTD। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वही तो आपने समझनी है ना, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो TTD जो होता है ना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र डोजियर, उसमें ना ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं ड्रग से रिलेटेड। पहला है मास्टर फॉर्मूला कार्ड MFC। इसमें लिखा होता है कि प्रोडक्ट का नेम क्या है, उसकी स्ट्रेंथ मतलब कि कितने mg की आपकी वो मेडिसिन या प्रोडक्ट वगैरह जो भी है वो बनेगा, उसका जेनेरिक नेम क्या है, केमिकल उसमें क्या क्या है, पेज नंबर यानी कि जो है ये जो मास्टर फॉर्मूला रिक्वायर्ड वो पेज नंबर कितने पर है, उसकी सेल्फ लाइफ कितनी है प्रोडक्ट की, इफेक्टिव डेट एंड मार्केट वगैरह। तो इस तरीके से ये मास्टर फॉर्मूला कार्ड में लिखा होता है। सेकंड है मास्टर पैकेजिंग कार्ड। पैकेजिंग बोले तो इसमें पैकेजिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है वो उसमें किस टाइप की पैकेजिंग की जानी चाहिए, मटेरियल कौन सा यूज़ किया जाना चाहिए पैकेजिंग में, स्टेबिलिटी प्रोफाइल क्या रहेगी पैकेजिंग मटेरियल की, और सेल्फ लाइफ कितनी रहेगी पैकेजिंग मटेरियल की। तो ये है MPC के अंदर। नेक्स्ट है मास्टर फॉर्मूला। इसके अंदर होता है पूरा फॉर्मुलेशन से रिलेटेड पूरे मतलब कि ऑर्डर की कैसे कैसे आपने उसको बनाना है, क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शन है डोसेज फॉर्म को बनाने के लिए, और यहाँ पे ना सारी इन्वायरमेंटल कंडीशन भी इंक्लूड होती हैं कि आपने किस एरिया में या किस इन्वायरमेंटल कंडीशन में इसकी प्रोसेसिंग या तो मैन्युफैक्चरिंग करनी है। एंड लास्ट में जो आपका है वो उसमें सारी डिटेल लिखी होती है। लिखा है कि स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर, जिसको हम STPS बोलते हैं, ये प्रोवाइड करता है सारी इन्फॉर्मेशन API से रिलेटेड, एक्सीपिएंट से रिलेटेड, इन प्रोसेस पैरामीटर यानी कि बनाने के दौरान कौन कौन से पैरामीटर आपने मेंटेन करके रखने हैं, मीजर करने हैं, प्रोडक्ट रिलीज स्पेसिफिकेशन एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट डिटेल, ये सारा कुछ जो है ना STP के अंदर होता है। अब मैं थोड़ा आपको सिलेबस में दिखा देता हूँ कि हम टॉपिक कवर कर रहे हैं ये वाला ट्रांसफ़र फ्रॉम R&D टू प्रोडक्शन, यानी कि इसमें ना 3 स्टेप के बारे में स्पेशली पूछा गया है। प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, पैकेजिंग इन्फॉर्मेशन अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्लीनिंग इन्फॉर्मेशन आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मतलब कि ये जो 3 चीज़ें ना ये स्पेशली पूछी गई हैं, जो कि इन्हीं के अंदर लिखी होती हैं, TTD के अंदर ही लिखी होती हैं। अब यहाँ पे सिंपल मैंने वही लिखा है कि जब हम R&D सेक्शन से जो भी इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, पैकेजिंग से रिलेटेड या क्लीनिंग से रिलेटेड भेजते हैं, मतलब कि किसके लिए, जो आपकी रिसीविंग यूनिट है, जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो वो क्या क्या होती है वो यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहला है प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। R&D जो सेक्शन जो होता है वो सारी प्रोसेस इन्फॉर्मेशन भेजता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। क्या क्या उसमें इन्फॉर्मेशन होती है, फैसिलिटी रिक्वायरमेंट, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी, सारा इन्फॉर्मेशन होगा रॉ मटेरियल से रिलेटेड, स्टोरेज की गाइडलाइन कि कहाँ पे रॉ मटेरियल को आपने स्टोर करना है, कैसे उनकी हैंडलिंग करनी है, और कैसे फिनिश्ड प्रोडक्ट की हैंडलिंग करनी है, और कैसे उनको स्टोर करना है। एंड ऑल SOP सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपने भेजने होते हैं R&D से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग की पूरी प्रोसेस, एनालिटिकल का सारा मेथड, वैलिडेशन, डेटा, रिपोर्ट, प्रोटोकॉल, एनुअल ऑडिट, रिव्यू, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, एंड लास्ट में क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, सारी की सारी चीज़ें ये कही जाती है प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, जो कि R&D भेजता है किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो पहला जो है ना प्रोसेस वाला, ये वाला आपको यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं पैकेजिंग से रिलेटेड भी चीज़ भेजनी होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि R&D सेक्शन जो होता है वो ट्रांसफ़र करता है पैकेजिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि किस सुटेबल कंटेनर में जो भी मेडिकामेंट उसको फिल करके रखना चाहिए, उसका क्लोजर सिस्टम क्या होना चाहिए, पैकेजिंग का क्या मटेरियल होना चाहिए, पैकेजिंग कैसे करनी है, डिज़ाइन क्या होना चाहिए, उसकी लेबलिंग कैसे होनी चाहिए, लेबलिंग पे क्या सारा इन्फॉर्मेशन आपने मेंशन करना होगा, वो सारे डिटेल यहाँ पे भेजनी होती है। तो इस तरीके से सेकंड आपका कंप्लीट। तीसरा है क्लीनिंग।
क्लीनिंग क्या होती है, यानी कि साफ़ करना। तो यहाँ पे देखिए पहले आप कंडीशन समझो कि ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जब भी हम मेडिसिन को बनाते हैं तो जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं या एपीआई जो होते हैं वो कंटामिनेट भी हो सकते हैं, क्योंकि और भी कई सारे प्रोडक्ट आपके बन रहे होते हैं। तो उसी को यानी कि कंटामिनेशन को या तो क्रॉस कंटामिनेशन को मिनिमाइज़ करने के लिए, थोड़ा रिड्यूस करने के लिए, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ना, यानी कि सेंडिंग यूनिट जो है वो क्लीनिंग प्रोसीजर भी भेजता है कि जो भी आपका मेडिकमेंट बन के तैयार होगा ना वो आपने कैसे क्लीन करना है, पानी से क्लीन करना है, वैक्यूम से क्लीन करना है, कैसे क्लीन करना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि वो किस में सोल्यूबल है, किस में सोल्यूबल नहीं है, कैसा आपने वहाँ पे उसकी कैटेगरी चूज़ करनी है, नहीं करनी है, अपना पूरा प्रोसीजर भेजेगा क्लीनिंग करने का। तो ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन ऑन सोलिबिलिटी ऑफ एपीआई एंड एक्सिपेंट एंड व्हीकल, कि एपीआई एक्सिपेंट किस किस में, किस सॉल्वेंट में वो सोल्यूबल है, तो आपने उससे तो बिल्कुल भी सफाई क्लीनिंग नहीं करनी है। व्हीकल कौन से सॉल्वेंट का आप यूज़ कर सकते हैं सफाई करने में, क्लीनिंग करने में, उसका यहाँ पे नेम लिखा होगा। मिनिमम थेरापेटिक डोज क्या है एपीआई की, तो वो यहाँ पे लिखी होगी। थेरापेटिक कैटेगरी की, वो किस कैटेगरी की मेडिसिन है, वो पेन किलर है, वो एंटी डायबिटिक है, वो एंटी कैंसर है, वो किस कैटेगरी की है, और उसका टॉक्सिकोलॉजिकल असेसमेंट भी यहाँ पे होगा। एंड अपना वो करंट क्लीनिंग प्रोसीजर भी भेजेगा। तो ये है सारा कुछ किसके बारे में, कैसे टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होता है R&D से और आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नजर आएगा जो कि है डिस्कस अबाउट वेरियस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एजेंसीज इन इंडिया। मैंने बोला था ना कि जो सारी जो एजेंसीज यहाँ पे दे रखी है टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए, तो सभी के बारे में आपने डिस्कस करना होगा, जो कि अलग से क्वेश्चन बना हुआ है। तो कई बार ही आया है ये, कई बार ना शॉर्ट में भी पूछ लेता है कि केवल नेम बताइए, जो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी कवर कराया यूनिट सेकंड के में, और 7 मार्क्स में सभी के बारे में डिटेल में पूछता है। तो देखिए इनकी पहले आप कंडीशन समझो कि ये जो APCTT है, NRDC है, टिफाक विसल, जो सारी जो कंपनी है ना, ये गवर्नमेंट की भी है और कुछ हमारी ना प्राइवेट कंपनी भी है। ये करती क्या है, समझो इनकी कंडीशन। ये जो कंपनी जो होती है ना, ये कनेक्ट होती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं, वो नेशनल लेवल के हो सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल के हो सकते हैं, वो कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चे नए नए इन्वेंशन करते हैं, नए नए मेडिसिन के बनाने के तरीके ढूंढते हैं। तो सारी की सारी कंपनी इनसे कनेक्ट होती है, मतलब कि नए नए तरीका वो लेती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया या सेक्शन से। तो ये सारी की सारी जो हमारी कंपनी ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कंपनी TTC में लिख देता हूँ, ये इनसे कनेक्ट होती है। अब यही जो है रुपयों में ही तो काम करेंगे ना सारे, कि भाई ये जो रिसर्च सारे कर रहे हैं बंदे या इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज़ में या रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया में, तो ये रुपयों के बदले अपनी टेक्नोलॉजी को इसको ट्रांसफ़र करेंगे। अब यही जो कंपनी है जो इंडिया में काम करती हैं, ये ना छोटी छोटी जो इंटरप्राइजेज होती हैं, छोटी छोटी कंपनी जो होती हैं, उनको टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करती हैं, है ना। और इस तरीके से ना कॉमर्शलाइजेशन करती हैं। और जो छोटी छोटी कंपनी होती हैं जो नहीं बना पाती बड़ी बड़ी चीज़ें, या उनके पास कोई प्रोसीजर नहीं होता, उनको उनका भी काम हो जाता है और उनका भी कॉमर्शलाइजेशन हो जाता है। क्लियर हो गया। तो कौन कौन सी कंपनी ये काम करती है इंडिया में, उनके नेम ये लिखे हुए हैं। बारी बारी से समझते हैं कब वो इस्टेब्लिश हुई और किसने उनका इस्टेब्लिशमेंट किया और क्या उनका काम है। पहला है APCTT, यानी कि एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये भी इंडिया के अंदर काम करती है। इसको जो बनाया गया था ना, इस्टेब्लिश जो किया गया था, वो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, कई सारे नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस जो एक बना पड़ा है ग्रुप, उनके द्वारा 1977 में ये बनाया गया था। और ये जो हमारी जो कंपनी है, मतलब कि APCTT, ये एक दूसरी कंपनी के अंडर आती है, या तो उससे ये लिंक है। जिस कंपनी का नाम है वो है ESCAP, एस्केप जिसको हम बोलते हैं, इसके फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो इसके अंदर आती है हमारी APCTT, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इस्टेब्लिश की गई थी बेंगलुरु में 1977 में, जिसका फर्दर जो हेडक्वार्टर जो है ना वो मूव करके ला दिया गया है 1993 में न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। इट हैज़ मोर देन 30 ईयर एक्सपीरियंस, इसका ना 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है यही काम करने में, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने में। एंड इसका मेन गोल यही है कि टू मेक टेक्नोलॉजी एक्सचेंज बिटवीन स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इन एशिया एंड पैसिफिक। एशिया एंड पैसिफिक के अंदर, एशिया के अंदर जो भी सारे जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, उनको टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज करना है, उनको टेक्नोलॉजी को भेजना, इसका ये मेन ऑब्जेक्ट है। सेकंड हमारा वो है NRDC, यानी कि नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट। तो ये भी एक आपकी ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंटरप्राइज है, कंपनी है, जो कि इस्टेब्लिश की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1953 में। ये भी एक दूसरी कंपनी का ही पार्ट है, दूसरे डिपार्टमेंट का पार्ट है। लिखा है कि NRDC इज द पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च
मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये इसका पार्ट है और इसका भी गोल यही है कि टू प्रमोट एंड डेवलप एंड कॉमर्शलाइज टेक्नोलॉजीज़, जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही हैं R&D सेक्शंस में, इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनका कॉमर्शलाइजेशन किया जा सके और जो सारी जो छोटी छोटी जो एंटरप्राइजेस हैं उनको टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जा सके। तो बस इनमें डिफरेंस आपने ये ध्यान रखना है कि इनका कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, किसने इस्टेब्लिशमेंट किया, वो चीज़ आपने थोड़ी गौर करनी होगी। नेक्स्ट देखिए वो है TIFAC, टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। तो ये भी गवर्नमेंट ऑफिस ही है, गवर्नमेंट कंपनी है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1988 में हुआ। ये ना सेल्फ गवर्निंग यानी कि इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। और डेट इज़ द पार्ट ऑफ DST, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। इसका मेन एम यही है कि जो भी न्यू इन्वेंशंस है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ है, फैसिलिटीज़ हैं, उनको कॉमर्शलाइजेशन करना, छोटी छोटी कंपनियों को उनको ट्रांसफ़र करना। टीफाक आल्सो यानी कि TIFA जो है ना वो कई सारे एरियाज़ में काम करते हैं, केवल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ही नहीं, ये एजुकेशन के अंदर, मेडिकल एंड साइंस हेल्थ केयर के अंदर, फूड एंड एग्रीकल्चर के अंदर, वाटर एनर्जी इन्वायरमेंट हैबिटेट ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इन सारे सेक्टर के अंदर ये कंपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। तो ये इंडिया की ये 1988 में यहाँ पे ये एस्टैब्लिश की गई थी। नेक्स्ट है वो है BCIL बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड। बायोटेक यानी कि ये केवल और केवल ना बायोटेक्नोलॉजी जो होती है ना, बायोटेक प्रोडक्ट जो होते हैं उन्हीं की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो BCIL एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है डेट प्रोवाइड बिजनेस सपोर्ट सर्विस फॉर कॉमर्शलाइजेशन ऑफ बायोटेक प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। केवल और केवल बायोटेक प्रोडक्ट का कॉमर्शलाइजेशन कराने में ये हेल्प करती है, सपोर्ट करती है और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने में मदद करती है। नेक्स्ट है कि जो BCIL जो है ना वो सबसे पहले 1990 में ये इस्टेब्लिश की गई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर था। एंड इसका काम यहाँ होता है, इन एस्पेक्ट में काम करती है, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने में, प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी में, बायो सेफ्टी एंड अवेयरनेस में, टेक्नोलॉजी सोर्सिंग एंड मार्केटिंग टाइप्स में, ये इसका काम है। अब लास्ट में दो और आपकी बची हुई हैं, एक है TBSC जिसका नाम फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी ब्यूरो फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेज। यहाँ पे ये जो कंपनी है ना TBSE, ये जो छोटी छोटी जो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उनको ना एक तरीके से ना गाइड करने का काम करती है कि क्या आपने करना है, साथ के साथ उनको ना टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करती हैं। तो ये जो इस्टेब्लिश की गई थी ना वो दो कंपनियों की मदद से की गई थी। एक है APCTT जो कि हमारा सबसे पहले आपने पढ़ा था APCTT, जो कि फर्स्ट था ना, एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा। प्लस एक और कंपनी है SIDBI, वो स्पेशली वो बैंक है। अभी आप आगे पढ़ोगे SIDBI, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। तो इन दोनों ने मिलकर के किसको स्टार्ट किया, TBSE को स्टार्ट किया। देखा है कि इट वाज इस्टेब्लिश थ्रू ए कोलेबरेटिव एफर्ट बिटवीन APCTT एंड SIDBI यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इन दोनों ने मिलकर के इसको स्टार्ट किया। इसके अलावा ना जो गवर्नमेंट है इंडिया की, जो हमारा डेवलपमेंट कमिश्नर है DC ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज SSI, वो भी ना इसको फंड करता है, यानी कि वहाँ से भी कुछ इसको फाइनेंशियली फंडिंग की जाती है। तो ये हो गया TBSE के बारे में। नेक्स्ट देखो है SIDBI, ये एक आपका बैंक है जो कि स्मॉल जो माइक्रो स्मॉल मीडियम जो इंटरप्राइजेज होते हैं ना उनकी ग्रो करने में, डेवलप करने में ना हेल्प करता है, लोन वगैरह भी प्रोवाइड करता है। SIDBI इज एन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट हेल्प्स माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ग्रो एंड डेवलप। तो उनकी ना ग्रो करने में, डेवलप करने में हेल्प करता है जो भी छोटे छोटे इंटरप्राइजेस हैं। तो ये जो है ना फाउंडेड हुआ था 2 अप्रैल 1990। हमारी पार्लियामेंट में एक लॉ पास हुआ था, एक एक्ट पास हुआ था, तो उसी के अंडर जो है ना ये यहाँ पे सबसे पहले ये मतलब कि इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर जो है ना वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। तो इस तरीके से ना सारी अभी हमने कंपनी देखी है जो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में इन्वॉल्व है। अब लास्ट में हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि शॉर्ट में है, जो कि डिफाइन कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट। देखिए कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब कि कॉन्फिडेंस रहना, एग्रीमेंट का मतलब है कि दो कंपनीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होना, है ना। तो
एक बंदा टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर रहा है, दूसरा बंदा टेक्नोलॉजी को ले रहा है, तो दोनों के बीच में ना ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए कि जो भी बातें उनके बीच में हुई हैं वो दूसरी थर्ड पार्टी को शेयर ना करें। ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी बोला जाता है। तो लिखा है कि कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट इज ए लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज डेट प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। एक एग्रीमेंट ऐसा होता है जो कि दो पार्टीज़ के बीच का जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, अगर वो लीक होगी मतलब कि उनका नुकसान हो सकता है, तो उनको ये एकदम सीक्रेट रखने का काम करता है। आप ये एक लीगल तरीका है, जिसकी सपोज अगर मैंने कोई इन्वेंशन किया, मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैं किसी को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो बाद में किसी तीसरे बंदे को ट्रांसफ़र ना कर देना, तो इसलिए ये एग्रीमेंट होता है। बाकायदा सारी चीज़ें यहाँ पे लिखित रूप में रहती हैं। अगर ऐसा आप पकड़ते हैं उस बंदे को ऐसा करते हुए, तो आपने लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो ये है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट। आपको ना कॉन्फिडेंट ये दिलाता है कि जो भी आपने एग्रीमेंट किया है ना वो एकदम सही है, आपने कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। इट ऑल्सो नोन एज नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। इसको हमने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी बोलते हैं, जो किसी तीसरी थर्ड पार्टी के साथ आपने डिस्क्लोज नहीं करना है। ये जो ना प्रोटेक्ट करता है ऑनर की जो भी इन्वेंशन या आइडिया है और किसी भी न्यू बिजनेस के लिए उनको ना प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इस तरीके से ना हमारी जो यूनिट सेकंड है वो भी हमने यहाँ पे फाइनली कवर ही कर ली है। आई होप सारे कुछ यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड में आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड एंड जो फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट है ना, तो छोटी छोटी सी हैं, इनको हमने नेक्स्ट जल्दी ही पार्ट आएगा उसमें कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।